इस सभा में आए हुए सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। डॉक्टर अशोक बत्रा जो आज के हमारे वक्ता हैं, वे श्री लालनाथ हिंदू कॉलेज रोहतक के पूर्व प्राचार्य रहे हैं। कवि तो सुप्रसिद्ध सभी को मालूम ही है कि डॉक्टर अशोक बत्रा जी तो हास्य कवि माने जाते हैं और श्रेष्ठ हास्य कवि रहे हैं, जिन्होंने वाह वाह क्या बात है में 2 बार अपनी प्रस्तुति भी दी है, जो कि हमने दूरदर्शन पर भी लाइव देखी है। इन्होंने अनेक प्रकार की पुस्तकों का भी रचनात्मकता की है, लिखी हैं। सन 57 इन पुस्तकों के नाम हैं। सन 57 तेज पुंज विवेकानंद, रामचंद्र शुक्ल व्यक्तित्व एवं कृतित्व, रामचंद्र शुक्ल के 2 निबंध, कुछ शिक्षक कवि, नवयुग हिंदी व्याकरण जो अभी भी बहुत सारे स्कूल में व्याकरण की पुस्तक जो है इनकी चल रही है, आधुनिक हिंदी व्याकरण, विशेष हिंदी व्याकरण जो 3 भागों में संपादित है। इसके अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक भी जो सुरभि पुस्तक माला के नाम से चल रही है और राष्ट्रीय शैक्षिक प्रकाशक संघ नई दिल्ली द्वारा इन व्याकरण ग्रंथों पर 2005-6 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ लेखक सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा के परिष्कार को समर्पित भाषा संस्कार के निदेशक के रूप में एनसीईआरटी द्वारा इन्हें अनेक बार हिंदी भाषा विशेषज्ञ के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। साहित्य अकादमी हरियाणा तथा अनेक प्रतिष्ठित विद्यालयों, विश्वविद्यालयों द्वारा हिंदी भाषा सम्मेलनों के लिए भी इन्हें आमंत्रित किया जाता है। जो शोध का कार्य है, कुबेर नाथ राय के निबंधों में लालित्य तत्व, 20 शोध छात्रों का इन्होंने शोध निर्देशन तथा अनुवाद निर्देशन का कार्य भी किया है, जो बहुत ही सफलतापूर्वक सफल भी हुआ है। अनेक प्रकार की आयोजन जो इन्होंने किए हैं, इसके अतिरिक्त प्रतियोगिताएं भी इन्होंने अनेक प्रकार की आयोजित किए हैं, जो कई वर्षों से इस कार्य में ये रत हैं। सबसे पहले इन्होंने रामायण महाभारत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन कराया। इसके बाद हिंदी कहानी प्रश्नोत्तरी, हिंदी काव्य अंत्याक्षरी, 1857 की घटनाओं पर राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2007 में कराई। स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2013 में। अभी बिल्कुल रिसेंट ही रामधारी सिंह दिनकर पर ऑनलाइन काव्य पाठ प्रतियोगिता 1 महीना पूर्व ही इन्होंने आयोजित की थी, जिनमें बहुत सारे राज्यों के बच्चों ने, कम से कम 4400 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभागिता निभाई और बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अभी जनवरी में भी ये प्रतियोगिता कराने जा रहे हैं। इस प्रकार के आयोजन करते ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त कवि सम्मेलनों में भी डॉक्टर अशोक बत्रा की प्रतिभागिता रहती है और हास्य कवि के रूप में विशेष रूप से ये जाने जाते हैं। राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में भी
डॉक्टर अशोक बत्रा, आप नियुक्त हैं। धन्यवाद। आपसे अनुरोध करूंगी कि आप इस मीटिंग को आगे सुचारू रूप से आरंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद गीता जी। अपना परिचय इतनी देर तक सुनना, ये इस अनुभव को मैं शेयर नहीं कर सकता, पर कुछ चीजें औपचारिकता के लिए आवश्यक होती हैं कि जो लोग परिचित हैं वे तो हों, परंतु बहुत लोगों के बीच में परिचय का दायरा कई बार बहुत थोड़ा होता है। धन्यवाद गीता जी। आपकी और एक दो और अध्यापकों से जब मैंने ये सोचा कि किसी भी तरह से आपकी सहभागिता यहाँ हो, तभी मुझे ये अनुभव हुआ कि हमने समय 3 बजे से 4:30 बजे का रख तो लिया है। मुझे लगा कि अभी तक लोग घर बैठे हैं, परंतु अब ऐसा लगता है कि स्कूलों में आना जाना शुरू हो गया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगली बैठक फिर से 26 तारीख को एक और विषय पर है, तो उसका समय मैं सत्येंद्र जी से निवेदन करूंगा, जो आयोजक है इसके, कि इसका समय जो है वो 4 से 5:30 रखें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ये सबकी ओर से ऐसा सुझाव आ रहा है, सब इजी हो जाए। तब ये हमारे 10 मिनट जो अब लगे हैं, ये हमने 10 मिनट तक राम राम करने के नाम पर कि लोग आ जाएं इंतजार की, वो नहीं लगेंगे, और 10 मिनट भी ठीक 1.5 घंटे के बीच में विषय का निर्वहन उसे हम कर सकेंगे। जी सर, मेरी क्लास ही बच्चों के साथ अभी 3:30 से 4:30 थी, और उसका फायदा मैंने बच्चे इसमें कनेक्ट है, बीएससी और बीएड सेकंड ईयर के बच्चे भी इस सेमिनार में हैं मेरे साथ। अच्छा। अरे जी, लगभग 40-50 बच्चे हैं प्रारंभ कॉलेज से। अच्छा। बीएससी बीएड सेकंड ईयर के। अच्छा। चलिए, झज्जर प्रयास हिंदी की क्लास थी ये, तो मैंने सोचा कि सर से आपसे अनुमति लेकर के उनको भी इस मौके का फायदा उठाएं और कुछ इसके ऊपर अपनी कुछ ग्रामर के ऊपर कुछ बातें हों। चलिए, ये तो आपने बढ़िया किया। तो आप तो कहते ना, वो व्यक्ति नहीं संस्था थे, तो आपके साथ जुड़ना तो ये पूरी क्लास और जुड़ गई जी। प्रयास विद्यालय है झज्जर में, बहुत ही ब्रिलियंट विद्यार्थी वहाँ बीएड कर रहे हैं। मुझे उन विद्यार्थियों के बीच में कुछ समय रहने का अवसर मिला है, तो एज ए क्लास विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित है। मैं उन बच्चों को बहुत स्नेह भरा, प्रेम भरा उन्हें नमस्कार देता हूँ। आप लोग भी हैं तो आपकी उपस्थिति को प्रणाम। आज एक विषय खास तौर पर मैंने यहाँ लिया है, और वास्तव में ये विषय अध्यापकों के लिए बहुत आवश्यक है, सुदूर विद्यार्थियों के लिए भी है, परंतु मैं इस विषय की नवीनता को देखते हुए इसे पहल मैं अध्यापकों के बीच में इसकी चर्चा करना चाहता हूं। आप में से कितने अध्यापकों के पास अपने घर में हिंदी का कोई शब्दकोश है? आप किसी तरह से मुझे पता चल सकता है क्या? इस समय 94 लोग यहाँ उपस्थित हैं। सर, हमारे पास है हिंदी का शब्दकोश जी। अजय जी के पास नालंदा शब्दकोश है सर। हमारे पास भी है सर। सारस है। कौन सा शब्दकोश? हमारे पास भी है सर। सारस शब्दकोश का नाम हमारे पास भी है सर। नाम शब्दकोश का नाम बोलिए। भार्गव का है सर। नालंदा शब्दकोश। ये नालंदा शब्दकोश, भार्गव शब्दकोश, और भार्गव और अच्छा, चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फ्रंट है हमारा इस तरह की वार्ता के लिए नहीं है, पर चलिए 2-3 ही उत्तरों से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कुछ लोगों के पास है, परंतु हिंदी की बजाय अंग्रेजी का शब्दकोश तो मैं समझता हूं कि लगभग सबके घरों में होगा। अंग्रेजी का शब्दकोश होगा, पर हिंदी का शब्दकोश नहीं होता। ऐसा मेरा बहुत वर्षों से, लगभग 20 वर्षों से मैं हिंदी भाषा सम्मेलन आयोजित करता रहा हूं, और उन सब के अनुभवों से ही मैं यह आपके समक्ष कह रहा हूं कि हिंदी का शब्दकोश हिंदी के अध्यापक के घर में भी नहीं है। जब मैं नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब यह है कि 25% के घर में तो है, परंतु 70% ऐसे भी अध्यापक हैं जिनके घर में शब्दकोश नहीं है।
इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हम पूर्ण ब्रह्म हो गए हैं, अब हमें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी शब्द के बारे में संदेह हो तो हम अपने साथी मित्र से पूछते हुए तो हमें यूं लगता है कि मैं इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे दूं कि उससे पूछूं। तो सामान्यतः हम अपने समस्तरीय अध्यापकों के बीच में अपनी कोई कमजोरी प्रकट ना हो इसलिए हम संवाद कम करते हैं, ऐसा एक व्यावहारिक सब जगह दिखाई देता है। और घर में अगर शब्दकोश नहीं है तो फिर हम अपने उसी ज्ञान को चलने देते हैं, हमें जैसा भी कहीं से मिला है। मेरा आज की इस संगोष्ठी में सबसे पहले तो निवेदन यही है कि एक हिंदी का शब्दकोश हम सबके घर में होना चाहिए। जब मैं शब्दकोश की बात करता हूं तो प्रायः सभी सेमिनार्स में, सभी संगोष्ठियों में अध्यापक एक प्रश्न पूछते हैं, सर कोई अच्छा सा शब्दकोश, उसका नाम बताइए। अब किसी एक शब्दकोश का नाम लेना कई बार ऐसी जगह पर यूं लगता है कि इससे बचा जाना चाहिए, परंतु आज मैं इस बचने वाली नीति पर ना चलकर मैं आपके समक्ष शब्दकोश से संबंधित खुलकर सारी बातें इसलिए करूंगा कि महीनों के अध्ययन के पश्चात मुझे शब्दकोश से संबंधित बहुत सारी चिंतनीय बातें पता चली हैं, वह मैं आप सबके भी संज्ञान में डालना चाहता हूं, ताकि आने वाले समय में ज्ञान की तो कड़ी है, चेन है। एक समय था हम भी सक्रिय होकर कॉलेज में पढ़ाते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। अब अगली पीढ़ी आएगी तो ज्ञान जो है अगली पीढ़ी तक जाना चाहिए, चिंताएं भी जानी चाहिए, क्योंकि उन सारी चिंताओं को समझकर उसके समाधान के रास्ते भी हर पीढ़ी को अपने हिसाब से निकालने होते हैं। तो आज का जो विषय है, सत्येंद्र जी पहला चैप्टर आप शुरू करें। विषय है हिंदी शब्दकोश की समस्याएं। तो पहला प्रश्न ये उठेगा कि यदि कोई मेरे से ये पूछे कि जो मैं कौन सा शब्दकोश खरीदूं, कौन सा प्रामाणिक शब्दकोश है जिसे आप कहते हैं कि संस्तुत किया जाए कि विद्यार्थी खरीदें। इसके लिए अभी आपने जो कुछ कोशों के नाम लिए हैं, नालंदा शब्दकोश, एक दूसरा भार्गव का लिया है, तीसरा जो मैं थोड़ा देख पाया, एक सेकंड के लिए झलक आई थी, उसमें ज्ञान मंडल लिमिटेड प्रकाशन का भी एक शब्दकोश था। प्रामाणिक शब्दकोशों की सूची में एनसीईआरटी की भी एक पुस्तक है जिसका नाम है, इससे अगले सेकंड पर चलिए जरा सत्येंद्र जी। प्रामाणिक शब्दकोशों में एनसीईआरटी ने कुछ शब्दकोश दिखाए हैं। वो जो शब्दकोश हैं वे मैं एक बार एनसीईआरटी ने जिन शब्दकोशों को पूरे देश के सामने रखा है, मैं उनके आपको दर्शन करा देना चाहता हूं, ताकि आप सैकड़ों हजारों शब्दकोशों की भीड़ में से किसी एक ऐसे शब्दकोश को खोजना हो जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय या केंद्र सरकार या किसी केंद्रीय हिंदी संस्था के द्वारा संस्तुत हो या पूरे देश में जिसकी मान्यता हो। क्योंकि अगर हम ये खोजने की कोशिश करें कि कोई एक शब्दकोश बताएं जो स्वयं में प्रामाणिक है, अगर ऐसा खोजने की कोशिश करेंगे तो इसमें कई वाद विवाद खड़े होंगे, शायद हम पहुंचेंगे कहीं नहीं। हम इसकी भी बात करेंगे कि प्रामाणिक शब्दकोश किसे कहेंगे, लेकिन एनसीईआरटी ने जो शब्दकोश 9वीं 10वीं की पुस्तक है उसके अंदर जो दिखाए हैं 11वीं 12वीं की, सत्येंद्र जी तीसरे पर चलिए जी। ये देखिए, ये लिखा हुआ कोश एक परिचय, कुछ महत्वपूर्ण कोश ये एनसीईआरटी ने दिए हैं। इसमें कुछ जो शब्दकोश आपको दिखाई दे रहे हैं, लगभग 8 शब्दकोश हैं। यहाँ बाईं ओर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, दूसरा एक प्रामाणिक हिंदी कोश है। इसके बीच में जो आपको काले से रंग में है ये संस्कृत और हिंदी का शब्दकोश है, आमटे जी का लिखा हुआ। उसके बाद हिंदी साहित्य कोश है, फिर मुहावरा कोश अगर छोड़ दें, लोकोक्ति कोश छोड़ दें तो बृहद हिंदी कोश ये
ज्ञान मंडल लिमिटेड प्रकाशन के द्वारा लिखा गया है और ये हिंदी शब्द सागर है जिसके कई वॉल्यूम हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दकोश हैं जो एनसीईआरटी ने लिखा है, कुछ महत्वपूर्ण कोश। हम सबके सामने ये रहती है बात कि हम कौन सा शब्दकोश लें। बाजार अपने हिसाब से, निजी प्रकाशक अपने हिसाब से कुछ कोश चलाते हैं। जब बात प्रामाणिकता की आती है, किसी शब्द पर आप अटक गए तो आपको कोई शब्द ठीक है, प्रामाणिक है, इसके लिए आप अंततोगत्वा किस शब्दकोश के पास जाएंगे? मान लीजिए 3 शब्दकोशों में कुछ शब्दों की वर्तनियों के बारे में और उसके अर्थ के बारे में अगर मतभेद है तो अंत में आखिर किसी एक को तो प्रामाणिक माना जाना चाहिए। तो इसके लिए हम किसके पास जाएंगे? क्या ऐसा कोई सर्व प्रामाणिक जो सबके लिए प्रामाणिक हो, मान्य हो, ऐसा कोई शब्दकोश हो सकता है क्या आज की तिथि में? क्या ये संभव भी है? एक तो ये प्रश्न है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। वास्तव में कुछ लोगों का कहना है कि शब्दकोश से हमारी उम्मीद यह होती है कि शब्द के जितने भी रूप प्रचलित हैं, जो मानक है, वह मानक रूप तो हो ही हो, परंतु मानक रूप के साथ जो घिस घिस कर कुछ और रूप बन गए हैं, वे रूप भी शब्दकोश में मिलने तो चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई एक शब्द है, उसकी 3 वर्तनियां चल रही हैं, वो तीनों की तीनों वर्तनियां शब्दकोश में होनी चाहिए या केवल जो एक मानक और प्रामाणिक है वही होनी चाहिए, या तीनों देकर अर्थ केवल वही दिया जाए जो शब्द मानक हो, स्टैंडर्ड हो, जो प्रामाणिक हो, उसके सामने तो अर्थ दिया जाए, शेष 2 शब्द देकर और सामने ये लिख दिया जाए। मान लीजिए चिन्ह शब्द है, चिन्ह भी है, चिन्ह भी है और ह के नीचे न भी लिखा है, मानो उसके 3 रूप आ रहे हैं। मैं 3 रूप की तो बात नहीं करूंगा, 2 ही रूप की बात करूंगा, क्योंकि नहीं तो बात फिर और उलझेगी। अगर आधा न और ह वाला चिन्ह जो अमानक है, जो अशुद्ध है, लेकिन समाज में क्योंकि चल रहा है, इसलिए वह शब्द भी कोश में आएगा, ध्यान करें, आएगा। परंतु प्रामाणिक शब्दकोश वह है जो उस शब्द को देते हुए उसका वह अर्थ ना दे, बजाय उसका ये लिखे चिन्ह, आगे लिखे देखिए चिन्ह, वो चिन्ह की ओर मोड़ दे, ताकि पढ़ने वाला विद्यार्थी वह चिन्ह शब्द पर जाए, वहां उसका अर्थ लिखा हो तो उसको स्पष्ट समझ में आ जाए कि इस चिन्ह के नाम पर 2 वर्तनियां चल रही हैं, इनमें एक प्रामाणिक है और एक अप्रामाणिक है। मैंने देखा है सामान्यतया अच्छे शब्दकोशों में यह नीति अपनाई भी गई है। हम सबके जिनके पास घर में है, उन्हें इस बात का अच्छी तरह से परिचय होगा कि कोई ना कोई तरीका वह निकालता है। जरूरी नहीं कि इसी तरीके से ही प्रामाणिक शब्दकोश शब्द तक पहुंचा जाए। कुछ शब्दकोशों की यह भी नीति होती है कि अप्रामाणिक जो साथ साथ सहवर्तनियां चल रही होती है, उन्हें दिया ही ना जाए, ये भी हो सकता है, परंतु इससे कुछ हानियां भी होती है। इससे बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं। शब्द तो है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो 100% नहीं तो 99% बदल चुके होते हैं। अब जैसे शब्द बारात, अब ये बारात है कि बारात है? समाज में मैंने देखा लोग बारात शब्द प्रयोग करते, बारात आ रही है, बारात बारात, जबकि शब्द तो बारात है। अब अगर शुद्ध बारात शब्द दिया जाए और वो बच्चा खोज रहा है बारात, बारात तो उसे मिल नहीं रहा, कोश में दे रखा बारात, तो उसके सामने समस्या खड़ी हुई। इसलिए अच्छा यही है कि बारात भी दिया जाए, बारात भी दिया जाए, बारात के आगे लिख दिया जाए देखिए बारात, ताकि विद्यार्थी को पता चल जाए कि भैया ये बारात शब्द ठीक नहीं है, बारात ठीक है, चलो जहां बारात लिखा है वहां चलते हैं, वहां जाए, वहां बारात का अर्थ दिया गया हो। तो इससे विद्यार्थी को ये पता चलेगा कि इसकी 2 वर्तनियां, दोनों में से शुद्ध कौन सी है।
शुद्ध कौन सी है? एक तो अगर आप ठीक पर चले, मेरे पास निजी रूप से जो शब्दकोश है जिसका व्यवहार मैं लंबे समय से करता रहा हूं, वह है बृहत हिंदी कोश, जो ज्ञान मंडल लिमिटेड प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। और इसी के साथ, क्योंकि मुझे भाषा में लेखन का काम करते करते 25 वर्ष से भी ज्यादा हो गए हैं, तो निश्चित रूप से मेरे पास शब्दकोशों की भरमार मेरे घर में होनी ही चाहिए। तो भाई सत्येंद्र जी, नेक्स्ट पर चलिए, और शब्दकोश दिखाइए अगले। हाँ, आज जो मेरा वक्तव्य होगा, ये पहला शब्दकोश है, बृहत हिंदी कोश। ये ज्ञान मंडल लिमिटेड प्रकाशन द्वारा प्रकाशित। मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। दूसरा है लोक भारती का बृहत प्रामाणिक हिंदी कोश। इसी कोश को अभी अभी केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने सन 2002 से संशोधित करना शुरू किया। इसको, ये जो प्रामाणिक हिंदी कोश है, आचार्य रामचंद्र वर्मा जी द्वारा लिखित, और आज वह शब्दकोश केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा रचित एक बृहत हिंदी कोश, जिसकी प्रति मल्लिका जी अभी शायद थी यहाँ पर, उनके यूं कहूँगा के सहयोग से उन्होंने बड़े परिश्रम करके वो मुझे दिखा, क्योंकि मैं देखना चाहता था जो लेटेस्ट आया है, जिसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जिसे संपादित किया है, उसमें क्या क्या अच्छाइयां और आ गई हैं, वो मुझे देखने को मिला। तो एक शब्दकोश, इसी आचार्य रामचंद्र वर्मा जी का जो शब्दकोश है, इसी शब्दकोश को ही बहुत संस्कारित करके एक 2018 में शब्दकोश आया है। इसी के साथ ही जो बीचों बीच है हिंदी साहित्य कोश है, जो आपने एनसीईआरटी वाले में भी देखा होगा, इसके 2 वॉल्यूम हैं। ये भी ज्ञान मंडल लिमिटेड प्रकाशन द्वारा ये प्रकाशित है। मैं अभी प्रभात की बात नहीं कर रहा, ऑक्सफोर्ड हिंदी इंग्लिश हिंदी, ये भी एक बड़ी प्रसिद्ध डिक्शनरी है। इसमें भी ये हिंदी से संबंधित है, हिंदी से अंग्रेजी है, इसलिए मैंने इसका भी क्रम देखा, इसमें किस क्रम को अपनाया गया है। प्रभात हिंदी शब्दकोश भी लेटेस्ट है। लेटेस्ट में जैसा लगता है ये भी 1-2 साल पहले आया है, और 20 से भी ज्यादा 25-30 साल के परिश्रम के पश्चात यह कोश आया है। मैं इन कोशों पर अपने समय पर परिस्थितियों के अनुसार टिप्पणी करूंगा, लेकिन मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि जो शब्दकोश है, अंग्रेजी का शब्दकोश, आप पूरे संसार में कहीं से ले लें, आप कोई शब्द खोजना चाहें, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ABCD 26 लेटर्स हैं। इस कारण से आप कोई भी शब्द खोजेंगे उसी जगह मिलेगा, क्रम में कोई अंतर नहीं आता। लेकिन जब हिंदी का शब्दकोश हम खोजते हैं, तो जिनके घरों में शब्दकोश है, जो देखते हैं, उनको भी ये कठिनाई आती होगी कि हम शब्द किस हिसाब से खोजें। अंग्रेजी में जैसे वर्णमाला के हिसाब से खोजते हैं, ABCD के हिसाब से, तो हम हिंदी में भी अपने वर्ण क्रम के हिसाब से खोजना चाहिए। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अं अह, और क ख ग घ ङ छ छ ज ज न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब म य र ल व श स, ये होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि हमारे में, हम में कितने लोगों को अपनी वर्णमाला याद है। अगर इंटरव्यू पर ये पूछ लिया जाए ना कि पूरी वर्णमाला सुनाओ, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन या रिजेक्शन इसी पर हो जाता है। मुझे सर याद है अच्छे से। जी, कुछ लोग आप कहना चाह रहे हैं। तो एक तो मेरा कहना है कि उसका जो शब्दकोश है, शब्दकोश जी, अलका जी, मैं कुछ लोगों को कमेंट्स भी देख रहा हूं। आप लोग जो यहाँ आए हैं, निश्चित रूप से वे सजग अध्यापक हैं। ये चिंताएं आपसे संबंधित
उतनी नहीं है जितना कि आप लोगों के द्वारा मैं चाहता हूं कि ये जो ज्ञान है ये प्रसरित हो। आप तो फैलाने वाले सूर्य हैं। मैं ये विषय इसलिए रख रहा हूँ कि शब्दकोश पर चिंतन बहुत कम हुआ है। मैं जिससे भी बात करने लगता हूँ तो यूं लगता है कि नहीं, इस पर कभी ध्यान नहीं गया। बस केवल इतनी बार ध्यान नहीं गया, मेरा ध्यान चला गया बहुत सारी चीजों पर। और अभी तो 11वीं 12वीं में एक पाठ्यक्रम में कुछ अंकों का रख दिया गया, शब्दकोश में से शब्द ढूंढना, ये रख दिए कि अंक रख दिए गए। जब अंक रख दिए गए हैं, अब अध्यापक को निश्चित रूप से अंक रख दिए गए हैं तो उसे पूरा क्रम खुद याद भी करना पड़ेगा, विद्यार्थियों को भी समझाना पड़ेगा, और इस चीज से संबंधित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर भी बात करनी पड़ेगी। सत्येंद्र जी, नेक्स्ट पर चलिए। मुझे एक संस्मरण ध्यान में आता है कि शायद 1994 के आसपास कोई इलेक्शन था। तो इस इलेक्शन के समय में मेरे कॉलेज से कॉल आई डीसी ऑफिस की तरफ से कि आप एक बार आ जाइए। मैं 3 बजे पहुंचना था, नहीं जा सका, 5 बज गई मुझे पहुंचते हुए। उन्होंने कहा अच्छा, अब तो आप जाइए, काम हो गया। मैं करना क्या था, जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनके नामों को अल्फाबेटिकली वो वर्ण क्रम से सजाना था। तो उन्होंने कहा हो गया, आप जाइए। फिर जाते थे, बोले अच्छा एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। मैंने देखा, तो देखने के बाद मैंने एक नाम था सतवंती और संतरा देवी। अब वो सतवंती पहले था और संतरा देवी बाद में था। आप भी अगर सोचे हैं तो शब्द, अगर हम वर्ण क्रम से चलेंगे, अ आ इ ई उ आगे फिर ए आई, जो अन और अह है वो तो बाद में आएंगे ना। तो निश्चित रूप से वो नाम सबने सतवंती को पहले रखा, संतरा देवी को बाद में रखा। तो मैंने एकदम कहा जी ये संतरा देवी जो है ना ये पहले आएगी, सतवंती बाद में आएगी। इनका ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा जी आप मेरे से ना पूछो जी, फिर पूछ रहे हो तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप शब्दकोश को आप कंसल्ट करने जाएंगे तो सतवंती पहले आएगा, संतरा देवी बाद में आएगा। बोले अब कैसे कैसे, कैदा पड़ा है ये, वो कैदा मंगा रखा था। बोले 20 अध्यापक यहाँ थे और अभी अभी उन्होंने ये सारा कैदा दिखाकर, अब आप भी तो देखिए ना, अंग बाद में है। मैंने कहा मैंने तो सुन लिया आपकी बात, मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं वर्णमाला में अंग बाद में, इससे बिल्कुल मुझे कोई इनकार नहीं, परंतु अगर आप शब्दकोश खोजेंगे तो सतवंती शब्द जो है, सत्यवान शब्द जो है, ये बाद में आएगा, संतरा पहले आएगा। बोले आप कैसे कह सकते? मैंने कहा आप शब्दकोश देख लो। बोले सर दिखाइए। तो फिर वो मुझे जीप से मेरे घर में लेकर गए, 3 शब्दकोश लेकर आया, तीनों दिखाए। उनको लगा तो अब अजीब बात हो गई। अब केवल इतनी ही सी बात थी कि मेरे पास शब्दकोश शुरू से थे, और जिन्होंने वर्णमाला को चेक किया तो वर्णमाला के हिसाब से तो कंफ्यूजन होगा। पहली बात इसमें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि हमारे हिंदी के सब शब्दकोशों में, सब नहीं कह रहा, सबको मैं हटा रहा हूं, अब तक मैं सब शब्द प्रयोग करता था। अब मेरे मन में तो ये भी प्रश्न आ रहा है, 11वीं 12वीं में यदि प्रश्न पूछ लिया गया कि आप हिंदी का वर्ण क्रम बताइए, तो आप वर्ण क्रम कौन से शब्दकोश का बताएंगे? मैंने 5 शब्दकोश देखे, पांचों के वर्ण क्रम में अंतर है। किसको मानेंगे? ये जो मैंने अभी आपके सामने पुस्तक रखी है, बृहद हिंदी कोश का जो क्रम है उसमें, और जो इसके बाद जो लेटेस्ट आया है अभी, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अभी बृहद हिंदी कोश एक दूसरा दिया है, उसका वर्णक्रम बिल्कुल अलग है। हो सकता है आपको यदि लेटेस्ट में शब्दकोश मिल जाए तो आप कहें ओहो, इसमें तो कई सारे शब्द हैं ही नहीं, क्योंकि आप जहां देख रहे हैं वहां वो है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है। तो मेरे फिर मन में प्रश्न आया कि जब सभी शब्दकोशों का वर्णक्रम अलग अलग है तो आखिरकार पूरे देश की कोई एक पॉलिसी तो होनी चाहिए ना। अब मैंने लिखा प्रामाणिकता के आधार क्या है। प्रामाणिक शब्दकोश कुछ मान्य संस्थाओं ने प्रकाशित कर दिए हैं, कुछ केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित है, कुछ राज्य सरकारों के प्रकाशित है, कुछ विश्वविद्यालयों ने अपने शब्दकोश, विश्वविद्यालय या ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं
नागरिक प्रचारणी सभा ये एक भाषिक संस्था थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन ये एक साहित्यिक मंच है, इसने अपना शब्दकोश निकाला। निजी प्रकाशक जैसे भार्गव का नाम ले रहे हैं, निजी प्रकाशकों ने भी अपने शब्दकोश निकाले हैं। और आज एक सबसे बड़ी चुनौती आ गई है गूगल की। गूगल के द्वारा आप जो शब्द देख रहे हैं ये हमारे सामने इन सारे शब्दकोशों से भी एक बड़ी चुनौती है। शायद आप में से कुछ लोग मेरे साथ पहले किसी और भाषा सम्मेलन में रहे हों, मैंने इस अनुभव को आपके सामने रखा हो। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, जो लोग गूगल पर निर्भर हैं वो ध्यान कर लें, गूगल पर तो कोई भी अपनी सामग्री डाल सकता है। प्रायः हम गूगल में कोई शब्द खोजना हो तो हम ये नहीं देखते कि हम कौन सी वेबसाइट को खोज रहे हैं, कौन से कोश को खोज रहे हैं। आप कोश का नाम नहीं लिखते, आप गूगल को बताते हैं, नाम बताओ पृष्ठा, इसका अर्थ बताओ। आपको नहीं पता, आप पूछ रहे हैं। अब मेरे एक मित्र ने नाम रख लिया अपने बेटे का अनय। अब जैसे ही अनय नाम तो मेरा माथा ठनका, अनय नाम, अरे अनय का जो मतलब मुझे पता था वो तो अच्छा नहीं था। मैंने कहा सर ये अच्छा बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ही ब्रिलियंट फैमिली है वो सब। मैंने अपने मित्र से कहा सर ये नाम आपने रखा अनय, बोले हाँ अच्छा नाम है, और इसका अर्थ उन्होंने अपनी ओर से उसका अर्थ भी बताया। यह है जिसे किसी नेता की जरूरत ना हो, अनय जिसको किसी नेता की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा सर ये तो बात आपकी ठीक है, आप कह रहे हैं, देखा कहाँ आपने? गूगल में देखा, अर्थ भी देखा होगा वहां पर। मैंने कहा मेरे पास 5 शब्दकोश है, पांचों देख लिए, संस्कृत का भी देख लिया, हिंदी के भी सारे प्रामाणिक कोश देख लिए, किसी में अगर कोई शब्द है तो अनय का एक ही अर्थ है, अधर्म, अनीति। अब वो गूगल से ले आए। अब बताइए अगर वो अनय नाम जिसका नाम पाप या अधर्म और अनीति होता है, अगर वह प्रचलित हो गया तो जब भी पता चलेगा बहुत अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये गूगल से नाम आया कैसे? हमारे किसी शब्दकोश से नहीं लिया गया, गूगल में कहां से आ गया? ऐसा कौन सा विद्वान हो गया जो इन सारे हिंदी के विद्वानों से परे कोई आकाश में बैठा हुआ नए नए शब्दों की वर्षा कर रहा है? मुझे नहीं समझ में आई बात। ऐसे एक और ऐसे अनेक नाम है। तो गूगल की भी हमें चिंता करनी चाहिए। हमने विद्यार्थियों को जब भी कभी प्रामाणिक शब्द के पीछे जाएंगे तो आखिरकार हमें प्रामाणिक शब्दकोश को ही खोजना पड़ेगा, हम गूगल का कोई प्रमाण नहीं ले सकते। एक तो ये निवेदन मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। आगे चलिए जरा देखिए, हिंदी शब्दकोश और संस्कृत शब्दकोश। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि संस्कृत का जो शब्दकोश है वो शायद हिंदी के लिए और भी ज्यादा प्रामाणिक हो। इस भ्रम में नहीं रहे आप। हिंदी के लोगों को संस्कृत शब्दकोश देखने की बजाय जब संस्कृत के शब्द की गहराई में जाना हो, व्युत्पत्ति देखने जरूर जाना चाहिए। लेकिन यो हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं तो हिंदी के शब्दकोश ही देखने चाहिए, क्योंकि हिंदी के शब्दकोश और संस्कृत के शब्दकोश के वर्ण क्रम में भी अंतर है। वो अंतर क्या है? अभी जो मुख्य जहां समस्या आती है उस मुख्य समस्या पर मैं आने वाला हूं। एक तो अनुनासिक संस्कृत में होता ही नहीं था, अनुनासिक बाद की ध्वनि है। संस्कृत के समय में अनुनासिक नहीं होता था, बाद की ध्वनि, इसलिए आपको संस्कृत में अनुनासिक तो मिलेगा नहीं। वह जो पंचम ध्वनि है, जो पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण को लिखने का ही आग्रह है। संस्कृत में पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार का प्रयोग, बिंदु का प्रयोग मान्य नहीं है, और संस्कृत के लिए ठीक है, नहीं अमान्य। संस्कृत के विद्यार्थी को उसकी जगह बिंदु लगाना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब हिंदी में आते हैं, एक अजीब बात आपके समक्ष रखता हूं। ये जितने भी शब्दकोशों की मैंने आपसे चर्चा की है, ये लगभग 50 साल पहले लिखे हुए हैं। मेरे पास ही 40 साल से है। बृहद हिंदी कोश, ये जो प्रामाणिक हिंदी कोश है, ये 40-50 साल से मेरे पास है। साहित्य, भारतीय साहित्य कोश, ये भी मेरे पास है। इन शब्दकोशों में आप शब्दकोश के अंदर देखेंगे, हिंदी शब्द मिलेगा तो हिंदी में बिंदी ही मिलेगी। सभी कोशों में बिंदी मिलेगी, सब में मिलेगी बिंदी। संधान लिखना ऊपर बिंदी मिलेगी, संवाद लिखना बिंदी मिलेगी, आधा मावाद नहीं आएगा। लेकिन यदि आप इन्हीं कोशों के ऊपर जिल्द पर नाम पढ़ेंगे
तो जिल्द पर क्या दिखाई देगा? आप सोचिए, क्या क्या अजीब बात है। लेखक जो है, लिखने वाला, वह अंदर हिंदी में बिंदी लगा रहा है, लेकिन जब उस कोश के ऊपर हेडिंग दे रहा है हिंदी विश्वकोश या हिंदी भाषा कोश, उसमें हिंदी में आधा ना लगा रहा है। अंतर क्यों है? एक बार जरा वो दूसरा या तीसरा निकालिए जरा, एक बार कोश की शक्ल देखिए आप। ये आपके सामने हिंदी शब्द प्रभात हिंदी कोश आधा ना दिखाई दे रहा, प्रामाणिक हिंदी कोश आधा ना दिखाई दे रहा, बृहद हिंदी कोश आधा ना दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कोश के अंदर चले जाए तो बिंदी दिखाई देगी। ये अंतर क्यों है? ऐसे ऐसे एक दूसरा शब्द देखें आप, संपादक लिखा है, संपादक, ये प्रामाणिक हिंदी कोश, संपादक मुख्य संपादक आचार्य रामचंद्र वर्मा, संपादक में आधा मा दिया हुआ है। ऐसे ही नीचे बद्रीनाथ कपूर, वहां भी संपादक में आधा मा दिखाई दिया हुआ है, लेकिन जब अंदर जाएंगे शब्द संपादक पढ़ेंगे तो ऊपर बिंदी दिखाई देगी। ये अंतर क्यों है? अंदर और बाहर में अंतर क्यों है भाई? या तो उसको आता ना हो, एक ही व्यक्ति बाहर फ्रंट पर तो उसकी स्पेलिंग दूसरी दे रहा है, अंदर दूसरी दे रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक प्रचलन की दृष्टि से सभी शब्दकोशों के लिए एक नीति बनी। वह नीति यह थी कि शब्दकोश के अंदर जो पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण की जगह बिंदु प्रयोग किया जाए। अब बिंदु प्रयोग कर लेने से अब समस्या ये आकर खड़ी हुई कि इस बिंदु प्रयोग वाले शब्द की जगह कहां हो, उसे कहां रखा जाए? क्या 11 स्वरों के बाद 12वीं जगह पर रखा जाए? कोई दिक्कत नहीं थी, 12वीं जगह पर ही होना चाहिए। संतरा देवी को बाद में ही आना चाहिए, सतवंती को पहले ही आना चाहिए। सत और संत में सत को पहले आना चाहिए और संत को बाद में ही आना चाहिए। परंतु ऐसा क्या हुआ कि ये संत आखिर पहले क्यों आया? सबसे पहले अ से शुरू होने लगता है। एक बार देखिए ये चित्र किस तरह से बार बार आ रहा है। ये सुधा बंसल इज प्रेजेंटिंग, मेरा ध्यान उधर जा रहा है। ये प्रेजेंटेशन थोड़ा सा इसको रोक लें। आप सबको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? जी आ रही है सर, आ रही है, क्लियर है। अच्छा, मल्लिका जी आ गई हैं। अच्छा, मैं सब शुरू से ही हूँ। अच्छा, एक बार मुझे लगा था तो ये लेफ्ट। हाँ जी जी ठीक जी। है। अब ये सवाल इसलिए है क्योंकि हिंदी में देखिए हमने अपनी वर्णमाला में एक कमी है। हमारी वर्णमाला में हम चंद्र बिंदु नहीं है। पूरी वर्णमाला में चंद्र बिंदु नहीं है। अब प्रश्न है कि चंद्र बिंदु वाला शब्द अब कहाँ रखेंगे आप? हंसना है, ये हंस शब्द है, हंसी। आप बताइए इस हंसी में, इस हंसी शब्द को कहाँ ले जाए? अगर हंसी होता तो हंसी के लिए तो ठीक है, पहले 11 स्वर, उसके बाद 12वें नंबर पर आएगा। क्योंकि वर्णमाला में अनुस्वार का नंबर 12 है, इसलिए प्लेसमेंट हमें पता है कि ये जो बिंदु वाले शब्द हैं, अनुस्वार वाले शब्द हैं, ये सारे स्वरों के पश्चात आएंगे। लेकिन जो चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु वर्णमाला में नहीं है, तो इसको रखा कहां जाए? ये एक ऐसा प्रश्न था जिस प्रश्न ने सब गड़बड़ कर दिया। केवल एक चंद्र बिंदु की वजह से हमारे सारे के सारे जितने भी शब्दकोश हैं, उसके क्रम जो हैं वो मनमाने ढंग से चल रहे हैं। किसी ने किसी ढंग से ले लिया, किसी ने किसी ढंग से ले लिया। मैं आपके सामने समस्या कुछ प्रत्यक्ष लेकर आता हूँ। सत्येंद्र जरा 6-7वें चैप्टर पर चलिए जरा, और आगे। हाँ एक सेकंड, इससे पहले यही ठीक है। 7वें पर आइए, 7वें पर आइए। हिंदी शब्दकोश और हिंदी मानक वर्णमाला में अंतर, इन दोनों में क्या अंतर है? चंद्र बिंदु का स्थान निर्धारण आपकी वर्णमाला में नहीं है, इसलिए समस्या आती है कि आप शब्दकोश में उस वर्ण को जगह कहां दें। अब अनुस्वार का जो स्थान है वो स्वरों से पहले दें। हाँ, स्वरों से पहले देते हैं। देते क्यों है? मैं 5 मिनट केवल आपके बौद्धिक यूं कहीं चाहिए कि विचारणा के लिए मैं आपके सामने रखना चाहूँ। अच्छा, आया क्यों? अगर मैं केवल एक ही वाक्य में कह दूं भैया चीज ध्यान कर लो, एक बात ध्यान कर लीजिए, हमारे यहाँ शब्दकोशों में
वर्ण क्रम के हिसाब से ही सारे शब्द मिलते हैं, केवल एक ही अंतर है, वह अंतर यह है कि अनुस्वार वाले जो शब्द है वो पहले रखे जाते हैं, बाद में नहीं रखे जाते। बात यहाँ खत्म हो सकती है, लेकिन हमारे सामने एक प्रश्न में ना, ऐसा हुआ क्यों? 12वें नंबर पर रख सकते थे, उसका कारण था चंद्र बिंदु। अब चंद्र बिंदु की क्योंकि वर्णमाला में जगह नहीं है, इसलिए कुछ जगह तय करनी थी। और आपको एक बात अच्छी तरह से पता है, हमारे 11 स्वर होते हैं, अ आ ई उ री ए आई ओ औ। पर आप ध्यान कीजिए, हम 11 के 11 स्वर नाक और मुंह दोनों से इकट्ठे भी बोलते हैं। कैसे? आ ई ए आई ओ ऐसा भी बोलते हैं। एक तरह से 22 स्वर हो गए। अब 11 स्वरों की तो जगह पता है, लेकिन ये जो 11 अनुनासिक ध्वनियां हैं, नाक से बोली जाती हैं, आंख बोल रहे हैं, अब आंख को कहां रखें? आंख से पहले रखें या उसको बाद में रखें? कहां रखें? एक प्रश्न था। बस इसी प्रश्न के साथ एक दूसरा सवाल जुड़ गया कि लोगों को तो चंद्र बिंदु और बिंदु का भी अंतर नहीं पता होता। दिनांक लिखते हैं अधिकांश लोग तो चंद्र बिंदु और बिंदु का विवेक, और आजकल अखबारों ने तो क्या कर दिया, चंद्र बिंदु समाप्ति कर दिया, बिंदु ही रख दिया है। तो इन दोनों के अंतर को आम व्यक्ति कैसे समझेगा? क्या हम सारे चंद्र बिंदु वाले जो शब्द हैं वो सब एक जगह रखें, और जो बिंदु वाले शब्द हैं अनुस्वार वाले उसका 12वां स्थान ही रखें? 11 पहले स्वर आ जाएंगे, 12वें नंबर पर अपनी जगह पर रहेगा अनुस्वार, और चंद्र बिंदु को पहले नंबर पर ले जाएं? या फिर इस चंद्र बिंदु को भी हम 12वें स्थान पर ले आए जहां पर कि बिंदु है? ऐसा हम कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जो विषय सभी संस्थाओं के द्वारा, सभी विद्वानों के द्वारा मान्य किया गया वह यही किया गया, क्योंकि प्रत्येक स्वर केवल मौखिक भी होता है, अ आ ई भी होता है, पर अ आ ई भी होता है, और अ आ ई इनको पहले ले लिया जाए। बस एक ये विचार किया गया कि जो नासिक के ध्वनियां हैं, नासिक के ध्वनियों को मौखिक ध्वनियों से पहले स्थान दे दिया जाए। इसलिए आपने देखा होगा सभी प्रामाणिक शब्दकोशों में अनुनासिक और अनुस्वार वाली, ये दोनों के दोनों जो शब्द हैं, इनको मौखिक ध्वनियों से पहले रखा जाता है। कारण शुरुआत हुई थी किससे? चंद्र बिंदु से। चंद्र बिंदु के कारण से ऐसा हुआ। लेकिन इस कारण से विपदा ऐसी खड़ी हो गई कि मैं आपको जितने भी शब्दकोश दिखाएं, सब शब्दकोशों के कुछ और उदाहरण देता हूं। जरा आगे चलिए। देखिए, अब मुख्य प्रश्न था चंद्र बिंदु का स्थान निर्धारण। आज की चर्चा जो है ना, वो बिल्कुल ही शुद्ध मैथमेटिक्स जैसी है, बोरिंग है। इसलिए यदि तो आपको मुख्य समस्या की ओर ध्यान करेंगे, रुचि आएगी, तो मुख्य समस्या की वजह को सुलझाने में आपको समझ में आ रहा है, इसी में रुचि हो सकती है। मेरी बातचीत में कोई रोचक वार्ता नहीं हो सकती इसमें, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। अभी मेरा परिचय करा रहे थे, कह रहे थे वो हास्य कवि रहे हैं। मेरी शक्ल देखकर कोई वैसे ही हंस सकता है, ये हंसेगा, इसकी शक्ल को देख के तो वैसे ही रोने का मन कर रहा है। विषय ऐसा ले रखा है इतना गंभीर, मैं क्या हास्य करूंगा। पर क्या करें, विषय ही अपने आप में एक ऐसा, इस पर जब आप घर में सोचेंगे, विचार करेंगे, विचार करने के भी आपको लगेगा भी और विचार करने की जरूरत है। और विद्यार्थियों तक तो तब बहुत बाद में पहुंचेगा, पहले हम तक ठीक से विषय जरा पहुंच जाए। प्रश्न ये था कि अ को यदि हम पहले रखें, और ये जो चंद्र बिंदु है ही नहीं, आपके वर्णमाला में नहीं है, इसको अगर स्थान देना हो तो क्या हम इस अ के बाद दे देते, और जो अंग है इस अंग को उसके बाद दे देते? क्या ऐसा कर लेते? यानी हम 12वें स्थान से चंद्र अनुस्वार को उठाते और अ के बाद इन दोनों को दे देते। या ये भी हो सकता था इसके बाद क्यों दे, अब तक हमने क्या किया, हम इन दोनों को अ से पहले ले आते हैं। सभी शब्दकोशों में क्या पॉलिसी चल रही है? सभी शब्दकोशों में पॉलिसी चल रही है तीसरी या चौथी। देखिए, तीसरी चौथी में क्या चल रहा है कि सबसे पहले आपको मिलेगा आ वाली ध्वनि,
कुछ शब्दकोशों में अन पहले मिलेगा, कुछ में यानी चंद्र बिंदु पहले है, कुछ में बिंदु पहले है। यदि आप बृहद हिंदी कोश उठाएंगे ज्ञान मंडल लिमिटेड प्रकाशन का, तो वे सबसे पहले हंस देंगे, हंस सबसे पहले देंगे, फिर देंगे हंस, चंद्र बिंदु बाद में लाएंगे। और अगर हंस देना उन्होंने, हंस ह और सा, तो तीसरे नंबर पर आएगा। उन्होंने इस पॉलिसी को अपनाया हुआ है। और ये जो शब्दकोश, अब बृहद हिंदी शब्दकोश जो आया है, मैं उसकी चर्चा तो बाद में करूंगा, क्योंकि उसकी चर्चा कर देने के बाद तो आप लोगों के विचार में भी थोड़ी सी मेरे भी खलल पड़ी। जो लेटेस्ट 2 शब्दकोश ऐसे आए हैं, उनको देखकर मेरे मन में चिंता हुई कि जो हमारी 50 साल पहले की जो आदतें हैं, 50 साल पहले तो इतना ही किया गया। ये तीसरे नंबर का है। तीसरे नंबर पर इस अ यानी मौखिक स्वर से पहले दोनों के दोनों अनुनासिक को पहले ले लिया गया, अनुस्वार को उसके बाद में ले लिया गया, यानी हंसी पहले, हंसी बाद में, और हंसी तीसरे नंबर पर। ये क्रम रखा गया जो प्रामाणिक शब्दकोश है उसमें। और जो बृहद हिंदी कोश है ज्ञान मंडल लिमिटेड प्रकाशन का, जिसका प्रसार बहुत जगह है, अब आपके घरों में और शब्दकोश हैं, किसी घर में नालंदा है, किसी घर में भार्गव है। अब आप अपने घर में इंटरेस्ट लेकर जरा इसका वर्ण क्रम आप देखें कि उन्होंने किस वर्ण क्रम को अपनाया है। और फिर एक राष्ट्रीय वर्ण क्रम क्या होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये तो एक ऐसी चीज है कि जैसे सेल बनाने वाली कंपनी ऐसा सेल बनाती है, वो किसी भी कंपनी का ट्रांजिस्टर या उपकरण हो उसमें सब में फिट आ जाता है। ऐसा थोड़ी कि किसी भी उपकरण का सेल ही अलग होगा। ये जो वर्ण क्रम है, ये तो सारे के सब को एक जैसा होना चाहिए। इसमें आपका अभिमत भी बहुत जरूरी है। अब आप कभी ना कभी इस पोजीशन में होंगे, उस स्थान पर बैठे होंगे, जब आपको इस तरह की नीति बनाने में सहयोग देना पड़ेगा। उसमें एक बात तो होनी चाहिए कि पूरे देश में, हिंदी प्रदेश में कोई भी शब्दकोश बनेगा, उसके क्रम इस तरह से एक ही होना चाहिए, दूसरा कोई क्रम अलाउड ही नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अब ये जो तीसरे नंबर का अब प्रश्न ये उठ रहा है कि हम तीसरे को ठीक माने कि चौथे को ठीक माने। हालांकि इन दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। इतनी बात है, कई जगह चंद्र बिंदु वाले पहले आ गए, बिंदु वाले बाद में आ गए, दूसरे शब्द कुछ ने उल्टा दे दिया। कम से कम वो है तो आसपास ही। लेकिन जो लेटेस्ट जो आए हैं शब्दकोश, जिसको देखकर मुझे बहुत चिंता हुई, वह है, हालांकि बड़ों के नाम लेने में भी कई बार संकोच होता है, एक प्रभात प्रकाशन का बहुत विद्वान वो लेखक हैं जिन्होंने शब्द को संपादित किया, बनाया है। बहुत सम्मान करता हूं मैं उनका। लेकिन उन्होंने क्या किया, लेटेस्ट है, उन्होंने कहा जी ये जो बिंदु वाले सारे शब्द हैं, हम अपने गंगा में ऊंगा और ग लिखते हैं, हम गंगा में बिंदु लगाएं क्यों? हम तो गंगा को गंगा ही रहने दें। तो सारे शब्दकोश के अंदर आपको बिंदु से गंगा मिलती ही नहीं। तो हो क्या गया कि बिंदु वाले जितने भी शब्द हैं, अंश, अंश, एम, ये तो आगे पहले। और आगे अगर अ के बाद आपने एक शब्द बना, अंश तो पहले आ गया क्योंकि वो 5 वर्णों में नहीं आता। लेकिन अंग लिखा तो अंग कहाँ चला जाएगा? अक, अख के बाद अग जा आ रहा है, वहां पर चला गया। तो उन्होंने क्या किया कि सारे के सारे ये जो बिंदु वाले शब्द हैं, इन सारे शब्दों की बजाय जो हमारे चंचल में न्या लगा हुआ, उस तरह से सारे रूप दे दिए। अब ये जब शब्दकोश किसी के सामने आता है तो उसको तो कठिनाई होती है, वो शब्द को देख ही नहीं सकता। आपने गंगा को देखा ही बिंदी वाला, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने गंगा का दूसरा रूप, हमारी पीढ़ी ने तो चलो देख रखा है, आने वाली पीढ़ी तो गंगा में बिल्कुल बिंदु वाला ही शब्द देखेगी, दूसरा शब्द तो देखेगी ही नहीं। जब दूसरा शब्द देखेगी नहीं, वो उसमें से खोजेगी कैसे? उस शब्द कोश में से तो वो शब्द मिल ही नहीं सकता, क्योंकि बिंदी वाली गंगा उसमें है ही नहीं। मैंने इसीलिए उनके प्रकाशक को चिट्ठी भी लिखी कि भाई साहब आपसे निवेदन है, शब्दकोश वाकई बहुत अच्छा है। वो व्युत्पत्ति की दृष्टि से अगर आपने शब्द देखने हो तो मैं समझता हूँ वो प्रभात आधुनिक हिंदी शब्दकोश को जरूर कंसल्ट करना चाहिए, उसकी व्युत्पत्ति खोजेंगे, क्योंकि जो बहुत ही विद्वान लेखक थे। लेकिन ये तो शब्द क्रम में उन्होंने जो आग्रह रखा कि हमें तो वो संस्कृत की तरह से जैसे पहले शब्द चलते थे, दंत में आधा ना ही चलेगा तो दंत मिलेगा, द आधा ना ता वहां मिलेगा। अब बताइए, यदि आप दंत में बिंदी लगाते हैं तो ये दत्त से भी पहले आ गया, और अगर आधा ना लगाते तो बहुत दूर, कई 4-10
15 पेज पीछे चला जाएगा शब्द। इस तरह से तो विद्यार्थी में होच पोच हो जाता है, वो किसी भी कोश में से शब्द ठीक से समझ ही नहीं पाता, देख ही नहीं पाता है। तो मेरा एक तो निवेदन ये है, ये विषय स्वयं में एक सौभाग्य तो हमारा ये है, मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ कि हम शब्दकोश या तो हमारे घरों में है नहीं या हम देखते नहीं है, इसीलिए सौभाग्य है कि कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन जिस दिन देखने लगेंगे उस दिन हमें लगेगा नहीं, हमें किसी भी कोर्स को लेने से पहले उसका मेन्यू पढ़ना पड़ेगा, उसके सारे नियम पढ़ने पड़ेंगे, उसके अनुसार हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम अध्यापक हैं, हम अध्यापक के होने के नाते हमें विद्यार्थियों को तो समझाना है कि भाई ये शब्द कहाँ आएगा, आखिर उसकी पॉलिसी क्या रखे। हालांकि एनसीईआरटी ने भी अपनी पुस्तक के अंदर ये कोई पॉलिसी तो दी ही है, लेकिन जो नए कोश आ रहे हैं, और आश्चर्य की बात तो यह है कि जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने भी जिस कोश को संपादित किया है, तो उसमें उन्होंने एक और नया तरीका अपना लिया। उन्होंने क्या अपनाया कि मान लीजिए अ से शब्द शुरू हो रहे हैं, 50 शब्द हैं, 50 में से 35 शब्द ऐसे हैं जिनमें अनुस्वार आता है, अंग अंश या अनुस्वार आता है, और 15 शब्द ऐसे हैं जिनमें चंद्र बिंदु आता है। तो उन्होंने क्या किया, आपके जो अनुस्वार वाले तो पहले ले लिया, शुरुआती वहीं से कर लिया अनुस्वार वाले से, और जो चंद्र बिंदु वालों को वो 12वें 13वें स्थान पर ले गए। अब आपको अगर चंद्र बिंदु वाला कोई शब्द ढूंढना है तो 20 पेज के बाद मिलेंगे, और जो बिंदु वाले हैं वो शुरू में मिलेंगे। उन्होंने तो बिल्कुल अलग अलग ही कर लिया। जैसे ना बच्चे कई बार माँ और बाप बांट लेते हैं कि पिताजी आप हमारे साथ रहो, ये माता जी यहाँ रहेंगी, इस तरह से कर दिया। मैं इस तरह की सारी होच पोच स्थिति को देखकर वाकई मुझे लगा हमारे हिंदी समाज के सामने यह एक ऐसी विचारणीय बात है जिस पर समय रहते हमारा विचार होना चाहिए। हम लोग पहले स्वयं विचार करेंगे, हमारी धारणा पक्की होगी, और फिर उस धारणा के साथ हम आगे बच्चों तक भी बात पहुंचा सकेंगे। प्रश्न इससे भी संबंधित है कि क्षत्र ये कहाँ जाए संयुक्त स्वर, इसके बारे में आप सब मैं समझता हूँ जानते ही हैं कि हालांकि जब प्रश्न कंपटीशन में पूछा जाता है ना कि हिंदी में कितने वर्ण हैं, तो उसमें कुछ लोग क्षत्र को भी जोड़ लेते हैं। नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि तो संयुक्त है, संयुक्त को मूल व्यंजनों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। इसलिए क्षत्र श्र ये सब कहाँ खोजे जाने चाहिए, वहां खोजे जाने चाहिए जो इनका पहला वर्ण है, पहले वर्ण के क्रम में देखना चाहिए। क्षेत्र है तो क और श से बना है, तो क में खोजा जाना चाहिए। ये सब आप जानते हैं, इस पर मैं समय नहीं लगाऊंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो अध्यापक यहाँ पर आज आ रहा है वो इतना प्रबुद्ध और इतना प्रवीण है कि जो इस बात को समझता है। और अगर हम ड़ और ड़ दो ध्वनियां हैं, ये अपनी जो मूल ध्वनियों के साथ ही खोजे जाएंगे। आप माना शब्द ड और ड़ दोनों आ रहे हैं, ड पहले आएगा, ड़ बाद में आएगा। इसी तरह से जो नुक्ता है, नुक्ता में भी जरा और जरा दोनों आ रहे हैं, पहले मूल आएगा बाद में नुक्ता आएगा। ये जहां पर दो दो ध्वनियां हैं, वो तो एक ही पॉलिसी बना दी गई, मूल ध्वनि को पहले रखिए, जो दूसरी ध्वनि उसके बाद पैदा हुई है बिंदु इत्यादि लगाकर उसको पीछे रखिए। ये पॉलिसी सब जगह एक जैसी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूं कि मैं आज जो विषय आपके सामने रखना चाहता था उसमें से कुछ मूल बातें तो मैं आपके सामने रख चुका हूं। अब मैं चाहता हूं कि कुछ समय यदि आपकी कुछ बातें आप कुछ प्रश्न के रूप में या अपनी बात रखना चाहें, थोड़ा सा आप रखें, फिर मैं आपको कुछ शब्द दूंगा और मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसको वर्ण क्रम से लगाएं। और लगाते लगाते आपके प्रश्न तो तब पैदा होंगे जब आप कुछ प्रैक्टिकली काम करने लगेंगे। वो मैं भी आपको देता हूं, लेकिन इससे पहले अगर किसी ने कुछ कहना हो तो पहले समय आपको ये बात कहने के लिए। खुला निमंत्रण है आपके लिए। सत्येंद्र जी, कोई नाम आ रहे हैं आपके पास? नमस्कार जी। जी नमस्कार, फूल कुमार जी बोल रहे हैं। फूल कुमार जी सर। हेलो सर, जैसे ये हंस वाला था सर जी, यहाँ पर जैसे मेरा मानना है सर
अनुनासिक अनुस्वार दो इनको मानता हूँ। बोले बोले, आपकी आवाज रखा जाए कोष में हम कई अनुस्वार पता है। कभी आवाज क्लियर है सर? आ रही है। कभी अनुस्वार पहले आ जाता है सर और कभी अनुनासिक आता है। ठीक ठीक। तो मेरा ये मानना है, जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं सर वहाँ, तो जो कई शब्द ऐसे हैं जिसमें अनुनासिक पहले आ जाता है और अनुस्वार पीछे चला जाता है, अगर वो सेम आते हैं तो सर एक आपके पास जैसे कोश एक है कि दो है? था और हंस, ये कोश एक है कि दो है आपके पास? सर मैं कईयों को नहीं सर, मैं यही सर मैं लाइब्रेरी से पढ़ता हूँ कईयों को। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आप दो शब्दकोश यही देखेंगे तो समस्या है कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपके पास एक ही शब्दकोश है तो उसकी पॉलिसी तो सेम है। मैं यही वाकई मैंने ये विषय रखा ही इसीलिए भैया, अगर मैं एक शब्दकोश देखता हूं तो उसमें हंसी पहले आता है, बिंदु पहले आता है और हंसी बाद में आता है। दूसरा शब्दकोश उठाता हूं तो उल्टा हो जाता है। तीसरा शब्दकोश उठाता हूं तो वो उसको 10 पेज पहले दे रखा हंसी को और हंसी को 10 पेज बाद में दे रखा है। ये क्या हो रहा है? तो मुझे लगा हिंदी के समाज को कम से कम हमारे शब्दकोश के वर्ण की निश्चित तो स्थिति बनानी चाहिए ना। यही प्रश्न रख रहा हूँ आपके साथ। तो आप एक ही कॉल मैसेज लेकिन सर एक समस्या है ना सर। जी बोलिए। ये तो वो वाली है ना बेटा, क्या कहते हैं सर? एक जब मिनट बोल रहा हूँ तो माइक बंद रखें। चाह रहे हैं सर, दिया सारा बोल जी फुल कवर जी, अपनी बात पूरी रखिए। बच्चे को सर हम उसको हाँ सर, वो जब लाइब्रेरी में जाकर किसी अन्य शब्दकोश को उठाता तो उसको बार बार संतुष्ट करना पड़ता है अगर बच्चा पूछे तो। अगर बच्चा नहीं पूछता तो ये सोचता है कि टीचर ने मेरे को गलत बता दिया सर। ठीक है, ये वो तो ये मान के चलेगा। देखो सर, अगर पूछ लेता तो हम उसको समझा देते हैं। अगर कोई पूछता है ना सर, उसको तो हमने समझा दिया, संतुष्ट कर दिया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूछते नहीं, उनकी तो ये रहता है कि टीचर ने हमें गलत बताया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा चलता तो ये समस्या है सर इसमें। अब यही चिंता इसीलिए क्या आपके सामने इसीलिए रखा है, विषय खोला है ताकि आप लोग बोलना शुरू करें और अपनी आवाज वहां तक पहुंचाएं जहां ये सारी चीजें लिखी जाती है। अब देखिए ना, लेटेस्ट यदि आप पढ़ेंगे जो 2018 में वृहद हिंदी कोश केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने लिखा, उसने अनुस्वार अलग कर दिए और अनुनासिक अलग कर दी। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? एक तो पहले आप देखना, मैं तो केवल आज विषय आपके दिमाग में डाल रहा हूँ ताकि इस पर हम चर्चा करें, एक मत बनाए, फिर मत आगे पहुंचाएंगे। जी सर। और किसी ने कुछ कहना? अजय विश्वास जी। जी सर। हाँ सर, थैंक यू सर। इसमें तो बहुत हेलो सर जी, उलझन है सर कि पहले मैंने रखा किसको जाए, तो मैंने तय होना ही चाहिए ना कि पहले अनुस्वार रखा जाए या चंद्र बिंदु रखा जाए। जी तो इस पे तो मतलब मैंने चर्चा होनी ही चाहिए। हाँ ठीक है, बहुत ठीक। ये जब होगी ना बड़ा आनंद आएगा। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं अब आपसे ये चाहता हूं कि हम तो काफी आपसे ज्ञान किया कि ये हर एक का प्रकाशन का अलग अलग विधि किसी ने आगे रख दिया, अनुस्वार अनुनासिक को, ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे इतना आग्रह करूंगा कि इन सारों में सबसे अच्छा कौन सा है जिसको मैं और मेरे विद्यार्थी फॉलो करें। जब केंद्रीय निदेशालय भी ऐसा कर रहा है तो अब मैं किस नाव पर बैठूं जो मेरे लिए और मेरे हिंदी परिवार आने वाली मेरी पीढ़ी के लिए अच्छे हो। सर प्लीज, बस इतना सिंपल सा निवेदन है सर। आपने प्रश्न बिल्कुल ठीक किया है। एक तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपको भी अगर लगे मैं बात ठीक कर रहा हूं तो आवाज उठानी चाहिए अपने अपने फ्रेंड्स पर। अपनी वर्णमाला में जब चंद्र बिंदु है तो उसकी जगह होनी चाहिए। जब वर्णमाला की जगह होगी तो ये बात ही खत्म हो जाएगी ना कि वो कहाँ होना चाहिए, उसकी जगह तय करेंगे आप। कुर्सी नंबर कुछ तो तय होगी ना भाई। अनुस्वार को आपने नंबर 12 रखा हुआ है ना जी। आ ई ई उ री ए आई ओ औ 11 हो गए। 12वें नंबर पर आपने रखा ना उसे। अगर ये चंद्र बिंदु ना होता तो सारे के सारे शब्दकोशों में निश्चित रूप से बिंदु सारे बिंदु वाले शब्द 12वें नंबर पर होते ही, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं था। कंफ्यूजन आया है इस चंद्र बिंदु की वजह से। अगर आप चाहते हैं कि जैसे अंग्रेजी की वर्णमाला के हिसाब से ही
उनके सारे शब्दकोश बने और हिंदी के भी ऐसे ही बने, बनने भी ऐसे चाहिए। मैं बिल्कुल इसी बात को मानता हूँ, बिल्कुल ठीक पॉलिसी है, वर्णमाला के हिसाब से क्रम तय होना चाहिए। लेकिन क्योंकि चंद्र बिंदु आपकी वर्णमाला में नहीं है, इस वजह से वहां आगे सब लोगों ने अपने अपने ढंग से कर लिया। अब आप मेरी राय पूछ रहे हैं, मैं ये चाह रहा था कि मैं अपनी राय बाद में प्रकट करूं, आप में से अगर पहले किसी और के बाद रख लें, वरना मैं अपना विचार जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे 10 साल हो गए इस बात पर सोचते और सोचते सोचते मैं इस निष्कर्ष पर तो कहीं पहुंचा हूं अपने निजी रूप से, वो मेरा निजी ही विचार होगा कि मेरे हिसाब से यह होना चाहिए। अगर किसी ने पहले कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। अच्छा चलिए सर, मेरा तो आप बस इतना ही निवेदन है कि हम सब लोग मिलकर के जो 50 साल से ना वो हम कर, अगर हम अपनी हिंदी को राजभाषा समझते हैं तो उसके साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होना चाहिए। एक सही चीज बन जाए तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं सर। बस तो यही है कि जो सही है, जो मान्य सब, जो बिल्कुल मानक के तौर पर सही है, जो होना चाहिए, उसको अगर हम सब शिक्षक वर्ग करे तो फिर हमारी बात अपने आप बुलंद हो जाएगी सर। जी देखिए, मैं विषय को और किसने बोल रहे हैं? नमस्कार सर। अजय जी बोलिए। जी सर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि व्याकरण की कोई ऐसी मानक आधारित पुस्तक का प्रकाशन किया जाए जो सबके लिए मान्य हो। उसमें भी बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति रहती है सर। जितने भी प्रकाशन हैं, अनेक प्रकाशन की पुस्तकें आती हैं और उनमें भिन्नता कुछ ना कुछ मिलती है किसी न किसी स्तर पर। बच्चे भ्रमित होते हैं और फिर हम भी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कोई एक ऐसी मान्य पुस्तक हो, मानक आधारित पुस्तक हो जो सबके लिए एक हो। जैसे भागवत गीता है, उसका कोई विकल्प नहीं है। रामचरितमानस है, उसका कोई विकल्प नहीं है। टीका हो सकती है उस पर, लेकिन उसका दूसरी रामचरितमानस नहीं, दूसरी भागवत गीता नहीं है। तो इसी तरह से कोई व्याकरण आधारित पुस्तक हो, व्याकरण पर आधारित पुस्तक हो जो सर्वमान्य हो, सर्व स्वीकृत हो और मानक आधारित हो, जिस पर हम गर्व कर सकें और हमारे विद्यार्थी भी कह सके हमारे पास ये पुस्तक है। बहुत अच्छा विचार है। मैं समझता हूँ जैसे मैथमेटिक्स के फार्मूले बिल्कुल तय है, फिर बाकी पब्लिशर्स को दे दिएगा, आप इस पर एलोबरेट कितना भी कीजिए, लेकिन सिद्धांत तो 2 और 2 4 ही रहेंगे, आप 4.5 नहीं कर सकते। ऐसे हिंदी में होना चाहिए। बात आपने बिल्कुल सही है। मैं इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है विचार विमर्श से सारी बातें जाएंगी। लेकिन जो आपने भी प्रश्न मेरे सामने रखा था, तो व्याकरण की पुस्तक कही है ना आपने, मैं समझता हूँ कि व्याकरण के नियम जो हैं वो कोई केंद्रीय जो बॉडी है हमारी, आज तक यही सबसे बड़ी समस्या है कि सभी जो प्रांत हैं वो अपनी अपनी चलाते हैं। यहाँ तक के एनसीईआरटी और सीबीएसई, इनके भी जब अधिकारीगण बैठते हैं तो उनमें भी आपस में कई बार विचार भिन्नता की स्थिति ऐसी रहती है जिस वजह से हम किसी एक मत तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं भी क्योंकि इन दो एक संस्था के साथ तो बहुत भीतर तक काम भी किया, इसलिए मैं समझता हूँ इन बातों को। जैसे आप कभी चाहें कि कभी ऐसा नहीं हो सकता भारत में एक ऐसी सरकार बन जाए जिसमें विरोध आपस में हो ही ना, मुझे लगता है संभव नहीं है। एक विरोधी दल और एक वो होगा, ऐसा होता है। हम एक तो व्यवहारिक बात करके चले, लेकिन इतना जरूर है कि केंद्र के कुछ सर्वमान्य सिद्धांतों के साथ कोई समझौता ना हो सके। उनमें से एक ये भी है कि शब्दकोश जितने भी हैं उसकी एक पॉलिसी होनी चाहिए। उस पॉलिसी के साथ ये नहीं कि 50 शब्दकोश है तो अलग अलग ढंग से उसका क्रम रखे हुए हैं। एक विद्यार्थी एक शब्दकोश में से शब्द ढूंढ लेता तो दूसरे में से ढूंढा ही नहीं जाता, क्योंकि वो शब्द कहीं पाता है। ये ठीक नहीं है, इसकी ओर हमें एक मत होना चाहिए। आज मुख्य विषय ये था, इसलिए मैं आज इसी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। सर, एक चीज और है कि इस समय जो मैं देख रहा हूँ प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चंद्रबिंदु को अपदस्थ किया गया है पूरी तरह से। जी हाँ जी किया तो गया। उसमें बच्चे भी उसी का पालन कर रहे हैं सर। परीक्षाओं में जो उत्तर लिख रहे हैं, मैं समय कॉपी चेक कर रहा हूँ तो उसमें बच्चे वही उसी का पालन कर रहे हैं। देखिए, तो हमारे सामने आपको धर्म पालन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब क्या है, अब ये बात होगी कि मीडिया को आप प्राथमिकता दो, फिर तो गूगल को भी देनी पड़ेगी। गूगल भी उससे भी बड़ा मीडिया हो गया है। फिर आप कहाँ रहेगी? हम चलते हैं शास्त्रों से, हम चलते हैं अपनी व्याकरण की किताबों से, अपने एकेडमिक्स के हिसाब से चलते हैं। इसलिए आज भी हिंदी के अध्यापक ने, ध्यान कीजिए, हमने अंग्रेजी के डॉक्टर के ओ जो है ना, ओ ध्वनि व्यवहार में तो लाते हैं, किसी भी शब्दकोश में भी ओ ध्वनि आई नहीं है, ध्यान कर लेना आप, अभी तक नहीं आई है। हम अध्यापकों का तो कर्तव्य बनता है कि जो हमारी व्याकरण कहती है हम उसी के हिसाब से उसके नंबर काटेंगे। अगर वह चंद्र बिंदु हटाकर बिंदु लिख रहा है तो आप उसको पूरे अंक नहीं दे सकते।
क्योंकि हम अभी तक भी हिंदी व्याकरण ये मानती है कि चंद्र बिंदु हमारी सबसे सुंदर ध्वनि है, सबसे मीठी ध्वनि है। ये तो जैसे दुल्हन की चूड़ा होता है ना, उस तरह से है ये। इस ध्वनि को निकाल दे, हिंदी में का सारा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम इस ध्वनि के साथ समझौता नहीं कर सकते। इसलिए हम अध्यापक के नाते जो आप काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उसको आप करते रहिए। आज हम जिस प्रश्न पर हैं, और अभी ये क्योंकि समय होने वाला, मैं चाहूंगा इस समस्या के ऊपर यदि आप बाद में आप कुछ बोल सकें तो उसके लिए कुछ समय रखता हूं। मेरे हिसाब से वैसे तो ये जो अनुस्वार है 12वें नंबर पर ही आना चाहिए था। अभी था शब्द प्रयोग कर रहा हूं, अब है पर फिर आऊंगा। अच्छा ये होता इसी अनुस्वार के साथ साथ ही अनुनासिक ध्वनियां जितनी हैं इनको भी उन्हीं के साथ 12वें नंबर पर रख दिया जाता। 12A 12B ऐसे कर दिया जाता। उसमें पहले रख दिया जाता चंद्र बिंदु को और बाद में रख दिया जाता बिंदु को। अब अगर हम बिंदु वाले शब्दों को शब्दकोश में सबसे पहले ले आए हैं, मौखिक स्वरों से भी पहले ले आए हैं, तो भी हमें क्या करना चाहिए? इन दोनों को इकट्ठे रखना चाहिए, इन दोनों को अलग नहीं करना चाहिए। यदि हमने इन दोनों को अलग कर दिया तो बहुत बड़ी समस्या है। 90% से ज्यादा लोग चंद्र बिंदु और बिंदु वाले शब्दों का अंतर नहीं समझते। दिनांक में चंद्र बिंदु आएगा कि बिंदु आएगा नहीं समझते। गांधी में चंद्र बिंदु आएगा कि बिंदु आएगा नहीं समझते। इसलिए चंद्र बिंदु और बिंदु वाले शब्दों को एक ही जगह पर रखना है, इनको अलग अलग बिल्कुल नहीं करना है कि आप बिंदु वाले तो 10 पेज बाद में ले जाएं और चंद्र बिंदु वालों को इधर ले जाएं। इससे क्या होगा? लड़का भटकता रहेगा, इधर नहीं मिला उधर चल गई, आप शब्दकोश देखना कठिन हो जाएगा। पहला तो मेरा मत है इन दोनों को इकट्ठे रखना। इकट्ठे रखना तो बस एक ही सवाल है, इसको आगे रखे कि पीछे। आज क्योंकि सभी शब्दकोशों ने पिछले 50 सालों से इन अनुस्वार वाले शब्दों को शुरुआत में जगह दे दी है, तो चलिए आप इसी को कंटिन्यू करें। परंतु पहले आना चाहिए हंसी, यानी चंद्र बिंदु पहले आना चाहिए और बिंदु बाद में आना चाहिए। उसका मुख्य कारण है कि पहली बात तो इसी चंद्र बिंदु की वजह से ही ये 12वें स्थान से पहले स्थान पर आया है। यानी ध्यान कीजिए, फॉलो कर रहा है। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो चंद्र बिंदु है इसकी मात्रा का यह केवल मौखिक और नासिक दोनों ध्वनि को कंबाइंड है। इसमें छंद शास्त्र की दृष्टि से मात्रा में भी अंतर नहीं पड़ता। ध्यान करना, हंसी में और हंसी में 2-3 ही मात्राएं हैं दोनों में, जबकि हंसी बोलते तो मात्राएं 4 हो जाती हैं। तो ये ध्यान करें कि ये दोनों इकट्ठे आने चाहिए और इन दोनों इकट्ठों में भी पहले चंद्र बिंदु आए और बाद में बिंदु आए। मेरे हिसाब से, मेरी राय तो ये है, साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण अगर मानेंगे तो वैज्ञानिक दृष्टि से यह होना चाहिए। परंतु अभी सभी कोशों की नीतियां अलग है, किस किस पर बोलूं, इसलिए सब पर बोलने की बजाय आज तो इस विषय पर प्रारंभिक गहन विचार मैंने आपके सामने रखा है। अब आप लोग विचार करेंगे, फिर कभी 6 महीने 10 महीने बाद आप लोग भी जब और कुछ सोचेंगे फिर मिलेंगे, तो मुझे लगता है हम कुछ और कदम आगे बढ़ेंगे। और कदम आगे बढ़ते बढ़ते ही ये जो सारी दूर तक चलने वाली नीतियां धीरे धीरे ठीक होती है, एकदम ठीक नहीं हुआ करती। ये तो जब से मुझे पता चला बड़ी बेचैनी थी और मुझे यूं लगा मुझे अपने हिंदी के जो प्रबुद्ध अध्यापक हैं उनके सामने बात रखनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपके सामने रखी है। आपने इतने कठिन से विषय को, कोई बोर्ड नहीं है मेरे पास, कोई कुछ नहीं है, अगर आमने सामने क्लास में होते तो मैं निश्चित रूप से इसमें और भी ज्यादा रोचकता बढ़ती। लेकिन अब कई बार ये नहीं समझ में आता मैं किसके सामने बोल रहा हूँ, कौन कौन सुन रहा है, ये भी नहीं पता होता है। और फिर भी आप लोगों तक कुछ बात पहुंची, तो इसके लिए धन्यवाद। कोई और बात कोई करना चाहे तो आप कर सकते हैं। सर एक निवेदन और है सर। अटेंडेंस फॉर्म आप दे दीजिए सर। एक मिनट मैम, अभी तो हम अनुनासिक के लिए परेशान हैं, लेकिन हमारी एक ध्वनि और है सर, आगत ध्वनि, वो भी हमारे लिए कहीं स्थान नहीं बना पा रही। वहां पर भी अंग्रेजी के जो शब्द हैं तो उनको स्थान देने के लिए भी यह बोला गया है कि अपने मूल रूप को ही रखिए, इस को हटा दीजिए, अर्धचांद को। ये भी स्थान नहीं मिला सर इसको, इसके लिए क्या है? देखिए जी, मेरी राय तो ये है, आज हम अंतरराष्ट्रीयता के युग में रह रहे हैं, आप संसार से हट और कट नहीं सकते। आपको विश्व के बहुत सारे शब्द, सारी कंप्यूटर की शब्दावली है, क्लिक को कैसे हटा देंगे?
आज आपको पूरे संसार के साथ जब विश्व कुटुंब है, आपको सर कुटुंबकम के साथ चलना तो पड़ेगा। अब ध्यान आप लाख कोशिश कर रहे हैं। आज आपको बताऊं, शुद्ध लिखना चाहो ना आप, शुद्ध लिखने में क्योंकि कुछ शब्द हैं आपके पास हिंदी में है ही नहीं। अगर आपको विश्व की सारी सुविधाएं चाहिए, सारी तकनीक चाहिए, तो आपको शब्दावली तो लेनी पड़ेगी, इसलिए ध्वनियां भी लेनी पड़ेगी। और ध्यान कर लेना, ये ध्वनि आएगी, लेकिन आएगी तब जब हमारा पूरा समाज उसको मान्यता देकर व्याकरण में डाल देगा। वैसे भी पता है ना, तत्सम से तद्भव बनने में कितने साल लगते हैं? सैकड़ों साल लगते हैं, 500 साल लग जाते हैं। एक शब्द चलते चलते जब तत्सम होता है, मित्र से जब मित्र बना होगा, कई सालों बाद हुआ। ऐसा नहीं 100-200 साल तो ये हुआ, करते क्यों नहीं, करते क्यों नहीं। एक वक्त आता है जब कर दिया जाता है। तो इसलिए आप यूं कहिए ये प्रोसेस में है। वो पीढ़ी आ रही है जब डॉक्टर का और जो आएगा, और आपकी वर्णमाला में भी आएगा। वो समय की बात है। आपके होते नहीं तो 20 साल और 30 साल और आना तो इसको है, रोक नहीं सकता इसको, क्योंकि वो ध्वनि आ चुकी है। बॉल, मेरी बॉल दे रहे, बाल नहीं है वो, बॉल में फर्क है। जब हमें पता चलेगा ये हमारा यानी अर्थ भेदक ध्वनि होगी, तो ये आएगा। धन्यवाद सर जी। और कोई बात कोई कहना चाह रहे? जी। एक आग्रह है जी, अजय जी कुछ बोल रहे हैं? जी, जिस तरह से आज ये व्याकरण पर इस तरह से चर्चा हो रही, ध्वनियों पर चर्चा हो रही है, साहित्य के विविध विधाओं पर भी चर्चा हो। कमाल है, पता नहीं कैसे आपको पता चलेगा, आप अंतर्यामी है। 26 तारीख को एक ऐसा विषय रखा हुआ है साहित्य की नई विधाओं पर, आप पता नहीं अंतर्यामी है वाकई। आगे आपके पास सूचना आएगी। वास्तव में 2 विषय आज ही रखे गए थे, तो मैंने कहा नहीं आप ऐसा ना 2 विषय रखते हैं ना, तो मैं किसी एक भी विषय के साथ न्याय नहीं कर पाता। न्याय नहीं, इसलिए मुझे बातचीत करनी होती है। मुझे वो जो मेरे मन में चल रही चिंतन और चिंता है, मैंने दूसरे के मन में डालनी होती है, उसमें वक्त चाहिए होता है। और अगर आप बहुत सारे विषय दे देंगे, मैं बोल तो सारे जाऊंगा, परंतु वो अंदर तक जाता नहीं है। इस कारण से वो शायद 26 तारीख को शायद एक ही विषय आएगा हिंदी की नई विधाओं के बारे में, तो उस पर फिर हम दोबारा से फिर मिलेंगे। आप समय बाद में रख देंगे तो थोड़ा आपको सहूलियत भी होगी। एक यूं ही मेरे मन में एक मोह आ रहा, अगर आप कहें तो मैं यूं अभी मेरी एक पुस्तक थी विवेकानंद जी पर, कवि प्रेरणा पुंज विवेकानंद। इस पर कभी हमने हरियाणा में क्विज करवाई थी, इसमें 28,000 बच्चों ने भाग लिया था, आज से 7 साल पहले। इस बार फिर से उसी पुस्तक पर पूरे भारत में एक प्रतियोगिता कराई जा रही है बच्चों के बीच में। उद्देश्य उसका यही है कि अपनी संस्कृति को पहचाने, अपने महापुरुषों को पहचाने। तो वह पुस्तक, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी कर दिया गया है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों के अनुवाद करके, और उसकी तिथि 12 जनवरी उनका जन्मदिन है। पहले ये रखी थी, हमें ये लग रहा है कि किन्हीं भी परिस्थितियों की वजह से हमारी अंग्रेजी की किताब अभी बस यूं कहें उसका फाइनल टच होने वाला है, तो ऐसा लग रहा है समय थोड़ा सा कम रहेगा। हम 1-2 हफ्ते उसको और आगे बढ़ाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं। एक प्रतियोगिता भी होगी वो, तो उसमें पहले एक ही प्रांत में इतने बच्चों ने भाग लिया था। इसी से उत्साहित होकर मुझे लगा कि उस महापुरुष को फिर लोगों के समक्ष रखा जाए। एक प्रतियोगिता भी आने वाली है। और वैसे मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि साहित्य को हम पढ़ते रहें, इतना ही काफी नहीं है, जन जन तक कैसे पहुंचे, इस लाइब्रेरी से किताब को उठाकर लोगों के हृदय तक कैसे पहुंचे। ये जो अगरबत्ती लिए हुए इसको आग से लगा, इस पर अग्नि प्रज्वलित करके इसकी सुगंध कैसे जाए, इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम करते रहना चाहिए। आम जनता तक तो तब पहुंचेगी, वरना अध्यापक हमारा तो एक पढ़ाना है, रोटी के लिए पढ़ाना है, इसलिए उस धर्म के लिए हम पढ़ाते हैं। विद्यार्थी भी इसलिए पढ़ता है, कोर्स में रखी गई, लेकिन मनोरंजन के लिए और अपने यूं कहिए कि आनंद के लिए ये लोगों तक पहुंचाने के कार्यक्रम भी करते रहने चाहिए। इसीलिए मैंने अपने सारे जीवन की ऊर्जा जितनी पढ़ने पढ़ाने में लगाई, उतनी ही ऊर्जा मैंने बच्चों तक ये साहित्य पहुंचे कैसे, इसीलिए दिनकर जयंती का कार्यक्रम किया। तो इस कठिन परिस्थितियों में पूरे देश में 4,444 बच्चे आए, तो और अब उसका परिणाम मैंने क्या देखा, उसका परिणाम किसी धारा बदलती है। मैं 2 काव्य पाठ की प्रतियोगिताओं में गया, बड़े बड़े काव्य पाठ प्रतियोगिता, तो उन्होंने क्या देखा, ज्यादातर कविताएं दिनकर की थी। तो इससे लगा कि जो कार्यक्रम किया उसका एक धारा बदलना शुरू होती है। एक हमारा ये भी कर्तव्य है,
कभी मेरा मन करता है व्याकरण पर भी इस तरह से बच्चों के बीच में पहले विषय दिया जाए। क्या ऐसा हो सकता है? मैं प्रश्न रख रहा हूँ आपके सामने। यदि हम ये सोचें कि हिंदी के क्षेत्र में आजकल ये कमियां आती जा रही हैं जो रोकनी चाहिए, इस विषय पर अगर क्या हम ऐसी बोलना चाहेंगे? 100 कमियां खोज लें ऐसी। हाँ, कुछ मल्लिका जी बोलना चाह रही? जी 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 सर, अगर आप अनुमति दे तो इस विषय पर हाँ, मैं तो मैं आ ही रहा कहना हूँ, चाहूंगी। बोलिए। जी 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 सर, अगर ऐसा हो कि हर प्रांत, हर स्टेट के हर प्रांत में जो भी अशुद्धियां चल रही हैं, छत्तीसगढ़ मान लीजिए, उत्तर प्रदेश मान लीजिए, अलग अलग प्रांतों में अपनी एक अहिंदी भाषी क्षेत्र में भी अपनी अपनी अशुद्धियां हैं, जिसकर जो बच्चे थाम कर पकड़े हुए हैं और शिक्षक चाहते हुए भी उसको बदल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी कई अशुद्धियां अगर हम हर प्रांत से एकत्रित करें, अध्यापक वर्ग, और हर बार हर एक प्रांत का अलग एक सेमिनार हो और हम इस अशुद्धियों को परिष्कृत करने का कार्य करें, इस पर भाषा सम्मेलन अगर करते हैं हम सभी अध्यापक वर्ग मिलकर, तो मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में ये बात बिल्कुल सहजता से ही हम बच्चों तक पहुंच जाएंगे। और अध्यापकों के बीच जो भी ये जो कंफ्यूजन वाली बात है कि हाँ ये हो कि ये हो, तो इन सारी चीजों को हम आपस में बैठकर आपसे सहमति लेकर या आप अपने व्याकरण के माध्यम से अगर हमें आपका सहयोग मिले तो ये काम हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा अगर संभव हो तो आप इसको स्वीकृति दें। नहीं, संभव में तो ये बात है कि काम करने वाले दो लोगों के भी मन में आ गया ना तो काम हो जाते हैं। आपके मन में आ गया, आप छत्तीसगढ़ के हैं, आप छत्तीसगढ़ में वाकई मुझे क्योंकि विभिन्न प्रांतों में जाने का अवसर मिला, हर प्रांत की गलतियां अलग होती है, ध्यान कीजिए आप, उनके प्रचलन अलग होते हैं और एक जो राष्ट्रीय स्वरूप होता है वो अलग होता है। अभी तो क्या हुआ, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर कुछ दिक्कतें आई तो हमें ध्यान में आया, हमने कुछ शब्दकोशों को चिट्ठी लिखी, भाई साहब ये शब्दकोश स्त्रीलिंग है, आपने पुल्लिंग दिया हुआ है। शब्दकोश को हमने कहा कि आप इसमें ठीक कर लीजिए। पहले विद्वानों में चर्चा हुई कि अब किसी प्रांत में एक शब्द स्त्रीलिंग के रूप में चल रहा है, किसी में पुल्लिंग के रूप में चल रहा है। ये समस्याएं हैं और यदि आप इस पर अपने अपने प्रांत में इस तरह का कुछ करेंगे, कुछ चर्चा इस तरह की बैठ के आयोजित करेंगे, मैं निश्चित रूप से आपके साथ हूँ। आप जब भी करेंगे, मेरा पूरा समय, क्योंकि इस समय मैं अब रिटायर हो गया हूँ और रिटायर होने के बाद मुझे अपना समय मुक्त हस्त यूं पढ़ने पढ़ाने के काम में लगाने में अच्छा ही लगता है। मुझे लगता है जीवन इसी तरह से बीते तो अच्छी बात है। मैं हर तरह से सर मेरा नाम नीतू है, मैं राजस्थान से हूँ लेकिन अभी मैं तमिलनाडु में पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये जो परेशानी बहुत देखी है कि अगर हम पढ़ाने भी जाएं तो इवन यहाँ पर टीचरों के साथ बहस हो जाती है कि नहीं ये शुद्ध है। तो यहाँ पर ये लोग काफी, जैसे होता ना पेड़, तो पेड़ का बहुवचन पेड़, तो ये बोलते नहीं पेड़ो होता है। अच्छा। तो हर जगह पेड़ो, तो काफी हंसते आते हैं, कई बार हो जाता है तो बोलते हैं पेड़ का पेड़ नहीं सर बड़ा, तो वो बहस भी करते हैं इस बात को लेकर के। और कई बार वो डिक्शनरी ऐसी दिखाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं 6, तो मैंने हिंदी में जो सीखा है वो 6 लिख करके 2 डॉट सीखा है। तो यहाँ पर जो लगाते हैं वो लगाते हैं कि ऊपर एक मात्रा लगा दी या ह लगा दिया, तो मैंने कहा ये तो गलत है। बोला नहीं नहीं ये सही है। तो वो लोग बकायदा किताबें दिखाते हैं कि देखिए मैडम, इसका मतलब है उनकी किताबें कहीं सपोर्ट करती है ना। वाह, ये वाकई ठीक है। मुझे भी कर्नाटक में 1-2 किताबें देखी, मैं देखकर हैरान हो गया भी कम से कम हिंदी नहीं है ये। वो कहते थे हमारी हिंदी की किताब है। तो कई बार ऐसी स्थितियां, इसको ठीक कैसे करेंगे? आपसी विचार विमर्श से ठीक हो सकता। अधिक से अधिक चर्चाएं कीजिए आप, अध्यापक को समझ में आता, फिर वो विद्यार्थी को बताता, तरीका यही है। मैं हर तरह से मैं भी कुछ कहना चाहूंगी सर इस बारे में। परेशानी मुझे कब होती है जब ये लोग हम लोग जैसे पेड़ या गुड़िया कुछ लिखते हैं तो हम लोग नीचे डॉट लगाते हैं, ढ के नीचे चिड़िया है, तो बोलते हैं इसकी डॉट लगा, तो बच्चे नहीं लगाए। तो मैंने कहा बच्चों ने डॉट नहीं लगाया है। तो बोले कोई जरूरत नहीं, आप लोग टाइम वेस्ट करना सिखा रहे हैं। मैंने कहा इसका डॉट का मतलब है। बोले नहीं कोई मतलब नहीं है। तो बोले आप लोग ऐसे बच्चे का मार्क्स नहीं काट सकते। मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो चिड़िया और पेड़ के नीचे डॉट लगती है, हम बचपन से सीखते आए हैं। ऐसे काफी सारी जो आप बोल रहे हैं बिंदु और चंद्र बिंदु, ये तो वाकई साउथ में अब हटाने लग गए। बोला अब अननेसेसरी जो है ज्यादा सीरियस हो रहे हैं ग्रामर को। बोले इतना करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? मैंने जैसे पूरा सेशन सुना तो मुझे भी लगता है पहले से करते हैं अनुस्वार अनुनासिक, तो गांधी के ऊपर बच्चे डॉट लगाते, बोले आप मार्क्स देंगे, मार्क्स नहीं काट सकते हैं। लेकिन हमने तो चंद्र बिंदु सिखाए।
ये ठीक है, ये व्यवहारिक समस्याएं आप बता रहे हैं, लेकिन इनको बड़े प्रेम से और व्यवहारिकता से ही ठीक करेंगे तो ठीक होगा। हमें भी ना, मैं भी एक कुछ कहना चाहूंगी आपको। मैं चेन्नई से हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई छत्तीसगढ़ में कंप्लीट की है। जब मैं चेन्नई के बच्चों को, तमिलनाडु के बच्चों को हिंदी पढ़ाती हूँ तो वो पहला सवाल करते हैं, मैम खाना आपने कहा पहला का या दूसरा का? अब तो इस तरह बड़ी बा छोटी बा, ये तो हमारे हिंदी साहित्य में इसकी कोई भूमिका ही नहीं है सर। तो ये कैसे चलन में आया, इस और भी जरा आप प्रकाश डालेंगे तो हमारे लिए बहुत ही सहायक होगा। एक सेकंड दोबारा से समस्या बताना, क्या पूछा उन्होंने खाना के बारे में? देखिए सर, मैं तमिलनाडु से हूँ, तमिलनाडु में मैं पढ़ाती हूँ। वैसे मैंने पढ़ाई की है छत्तीसगढ़ में। जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ तो हमारे बच्चे राम खाना खा रहा है लिखे बच्चों, तो वो कहते हैं मैम पहला का या दूसरा का? फिर मैं बकरी चर रही है, मैं पहला बा या दूसरा बा? हमने कहा बेटे ये पहला बा दूसरा बा तो होता ही नहीं है, के एक का होता है बच्चे, के एच ए ख, और बी ए बा होता है बी एच ए भ। तो ये इस पर भी तो अपना प्रकाश डालेंगे तो सही हो, हमारे लिए सहायक होगा। एक्चुअली सर वहाँ की जो तमिल भाषा है उसमें क ख ग वो सब एक ही वर्ण में आते हैं, तो वो लोग ग और ख में और ग और घ में उनको फर्क नहीं है। तो वो हिंदी में लाते हैं। बिल्कुल। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ। मैं अर्चना हैदराबाद से हूँ। क और ख में वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले जो कंप्यूटर लैपटॉप आते थे कीबोर्ड, उसमें अगर आप क को पहले दबाएंगे तो क आएगा, फिर 2 बार दबाएंगे तो ख आता था, पहले ऐसे आता था कीबोर्ड। तो उनके दिमाग में वही बात बैठ गई कि फर्स्ट वाले में क आएगा और सेकंड वाले में ख आएगा, वही ब और भ के साथ। वो टाइपिंग की वजह से उन्होंने वो बना लिया है। उन लोगों के तमिल पढ़ते ना, तो आई थिंक तमिल में वो चीज है क्योंकि वो टाइपिंग में आप लैपटॉप देखेंगे ना, कई बार जो टाइपिंग देते हैं हिंदी की, उनमें ये बात होती है। सर एक क्वेश्चन मेरा है। हेलो सर प्रणाम सर। सर एक क्वेश्चन मेरा है कि आप अनुस्वार और अनुनासिक का जब बता रहे थे मेरे पास आवाज नहीं आई थी, तो मेरे पास क्वेश्चन है हंस और हंसना का। हंस में अनुस्वार, हंसना में अनुनासिक लगता है, और हाँ में भी हिरस आ लगा है, और हंसना वाले अभी हाँ में हिरस आ लगा है, ऐसा क्यों है? हेलो सर। आपकी आवाज थोड़ी सी कटी, इसीलिए जब आपने प्रश्न बोला, मेरा प्रश्न पहुंचा नहीं है। एक बार दोबारा से एक ही वाक्य में बोलिए। जी सर एक्चुअली में मेरे पास आवाज आपकी उसमें कम आ रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। हंस और हंसना दोनों में एक में अनुस्वार लगा है, एक में अनुनासिक लगा है, तो ऐसा क्यों है कि हाँ में हिरस उसमें भी लगा है हाँ के बाद, और हंसना में भी हाँ में हिरस आ लगा है और अनुनासिक का प्रयोग किया गया, ऐसा क्यों है? देखिए जी, वास्तव में ये जो जो कहते हैं हंसता है, जब आप हंसता है बोलते हैं तो इसमें आप अ ही बोल रहे हैं, और जब हंस बोलते हैं तो हंस में ह पहले बोलते हैं और आधा ना बाद में बोलते हैं। ध्यान कीजिए, जब बोलते हैं हंस, ह मुंह से बोल रहे हैं, आधा ना अलग से बाद में बोल रहे हैं, और स बाद में बोल रहे हैं। जब बोलते हैं हंस, और इसकी मात्राएं 3 गिनी जाती हैं। अगर आप छंद शास्त्र की दृष्टि से इसकी 3 मात्राएं हैं, जबकि हंस जब बोलते हैं कि हंस और फंस, इसमें 2 ही मात्राएं हैं। इसको ह बोले या ह बोले। लिख भेजिए। जी सर एक प्रश्न मेरा भी था। एक सेकंड पहले ये प्रश्न था, इसको पहले उन तक के गर्दन तो हिला दे कि हाँ मेरे को बात की ध्यान में आई। जब शब्द मैं बोलूं हंस या हंस, हंस या हंस, इसमें टाइम 2 ही मात्राओं का खर्च हो रहा है, क्योंकि यहाँ एक है ह और एक है हाँ। मैं मुंह से बोल रहा हूँ, हाँ मुंह और नाक दोनों से बोल रहा हूँ, लेकिन एक ही झटके में बोल रहा हूँ हाँ। ध्यान कीजिए, मैं एक ही अध्वनि है, चंद्र बिंदु लगा, जो नाक से बोलूं उस पर चंद्र बिंदु लगा, इसलिए वो हंस अलग है, हंसता।
और जब हंस बोलता हूँ पहले ह बोलता हूँ, आधाना बाद में बोलता हूँ, स बाद में बोलता हूँ, 3 टुकड़े हैं उसके। एक तो मूल अंतर तो ये है साइंटिफिक समझ में। जी, थैंक यू सर। जी थैंक यू आगे। सर। ओके, नमस्ते सर, मैं जी उड़ीसा से बोल रही हूँ। जी एंड आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, क्योंकि धन्यवाद। अनुस्वार और अनुनासिक रियल में 9th क्लास के बच्चों के लिए उनके कोर्स में है, और हम समझा तो देते हैं लेकिन हमको खुद ही नहीं पता होता है कि वो किस नंबर पे आता है, जो कि आज आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। एंड सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये बात इम्पोर्टेंट है कि हम सबके घर में डिक्शनरी तो नहीं होती, और इंग्लिश का जहां तक सवाल है, क्लास 1 में हम बच्चों को कंपलसरी कर देते हैं कि उनके स्कूल बैग में डिक्शनरी होनी चाहिए। जी। और हमारे बच्चों के पास हिंदी डिक्शनरी तो शायद किसी के पास भी ना मिले। अभी है ना? विनीता जी, आपने बहुत अच्छा काम ये किया कि मेरी वार्ता आज रह गई अधूरी, कि मैंने मुझे लग रहा था 8वें टॉपिक के बाद 9वां 10वां आया नहीं, उसमें यही विषय थे। जी। और अभी मैंने आपको कुछ शब्द देने थे कि जिसके ना वो वर्णमाला में लगवाना था, और बिल्कुल, वो बिल्कुल। 1.5 घंटा हो गया। अब मैं नहीं कहूंगा, फिर किसी दिन लूंगा, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है। व्यवहारिक रूप से जब करने लगते तब पसीने हमारे भी छूटते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे 30 साल हो गए, पसीने मेरे भी अच्छी कई बार छूट जाते हैं। और जिन्होंने बहुत कम अभ्यास किया, अगर उनसे पूछ लिया जाए तो बड़ी मुश्किल से भागते हैं, भैया ये कौन करेगा। तो इवन आप नुक्ता वाली चीज रहना भी, नुक्ता वाली चीज भी, ज और ज वाला कहाँ पे हम श्योर नहीं है। हम प्रयोग के आधार पे बता देते हैं बच्चों को, लेकिन हम भी खुद श्योर नहीं होते कि ज होगा कि ज होगा, जो कि आपने अच्छे से बताया था उस चीज वो को। शब्दकोश रखिए ना जी, शब्दकोश रखेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। घर में तो वो अपने स्टूडेंट्स को, जरूरत नहीं रहेगी। हाँ जी, हाँ, बस बच्चों को कंपलसरी करना है, फिर हमको अच्छी डिक्शनरी होनी चाहिए। बीच बीच में कंपटीशन रखवाइए बच्चों के, अच्छा देखते हैं जरा, तो उससे क्या होता है, छोटे बच्चे इसी बहाने बहुत कुछ सीख लेते हैं। सही, तो वो हमें करना चाहिए। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आज जो हमने जितना समय रखा था, मेरा विषय कुछ रह भी गया। और आपको सच कहता हूँ, मुझे पहली बार मैं खुद ये कह रहा हूँ, मैं कहता नहीं हूँ, कि प्रायः जब मैं सेमिनार करता हूं तो मुझे भी बहुत मजा आता है और सामने वाले भी बहुत आनंदित होते हैं। आज पहली बार मुझे यूं लगा है कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अपना विषय ठीक ढंग से रख भी पाया हूं कि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हम सभी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, जो आपने इतने पुस्तकीय लेखन के कार्य, भाषा सम्मेलन के कार्य और अन्य अनेक प्रतियोगिताओं की व्यस्तता में से अपना अमूल्य समय निकालकर हमारा सभी का मार्गदर्शन किया। मैं तो आपसे करबद्ध पुनः अनुरोध करूंगी कि आप समय समय पर इस तरह से भाषा सम्मेलनों का आयोजन करते रहें और व्यवहारिक व्याकरण संबंधी ज्ञानवर्धन करें। और मैं सभी शिक्षक वृंद का भी धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने इस भाषा सम्मेलन में अपनी सहभागिता निभाई और अपने अपने विचारों को भी रखा और प्रश्नों को भी रखा। आपने सर हमारा बहुत मार्गदर्शन किया है। ऐसा नहीं है कि आप अपने विषय को नहीं रख पाए हैं, आप बहुत ही अच्छे तरीके से। और यह तो एक अंकुश वाली बात हो जाएगी कि सर आपने अपने विषय को प्रस्तुति अच्छे से नहीं निभाई। मैं देखो गीता जी, बात करें, मैं इस बारे में बहुत फ्रैंक हूँ, मैंने बहुत प्रशंसा भी बहुत प्राप्त की है, इसलिए आज मुझे लगा कुछ रह गया। असल में सही बताऊं तो कुछ चीजें रहेगी जो मैं कन्वे नहीं कर, सिर्फ तो वो समय का अधूरापन अभाव, मुझे पता है। और दूसरी बात है, बोर्ड जब सामने होता है ना, तो बोर्ड में दिखने लगता है, अब ये लगता है फिगर आउट नहीं हो रहा। तो कुछ चीजें मैं अनुस्वार अनुनासिक कहता रह गया। बोर्ड होता तो वो शायद आपके सामने वो बात नहीं, समझ में आ गया सर, आजकल अच्छे से आ जाता है। मैं कोशिश ये करूंगा कि आगे से ना बोर्ड वगैरह उस तरह सामने हो, जिसे कम प्रोजेक्टेड से हो जाएगा, मुझे यूं लगे कि हाँ वो बात वाकई पहुंच गई। चलिए, सही सर, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। फिर आगे मिलते हैं। हो सकता है कि आप 5-6 दिन बाद एक नए विषय पर। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, थैंक यू शिक्षक वृंद का भी धन्यवाद। आप इसी तरह से जरूर दें आप। थैंक यू सर, धन्यवाद।